अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह और नई उमंगों के साथ सुनो पाकिस्तान के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और दुआ है कि आपका हर दिन सेहत, कामयाबी, सुकून और मुस्कुराहटों में गुजरे। और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं ना कि हर नया दिन अपने साथ नेकी सीखने का मौका और हालात को बदलने का अज़्म लेकर आता है। तो जी। आज का एपिसोड भी उन अहम सवालात के जवाबात की तलाश है जिन पर पूरे मुल्क और दुनिया की उज़ैर नज़रें जमी हुई हैं। बिल्कुल, वहाँ आलमी सियासत की बात कर लें तो अमरीका और ईरान के दरमियान 60 रोज़ा मुआहदा बगैर किसी हतमी नतीजे के ख़त्म हो गया है। सदर ट्रंप तो ईरान के बाद अब ओमान को भी हमले की धमकियां दे रहे हैं। तो क्या खलीज में एक और महाज खुलने वाला है? इस पर माहिरीन की राय जानेंगे। आलमी कशीदगी से हटकर मुल्की मईशत की बात की जाए तो FBI ने जुलाई के महीने में तनख्वाहदार तबके से 44 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया है, जो गुज़श्ता 2 साल की बुलंद तरीन सतह है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमत का दावा है कि टैक्स की शरह कम की गई है, तो फिर तनख्वाहदार तबके पर ये इजाफी बोझ कैसे आन पड़ा? क्या तनख्वाहदार तबके की आमदन बढ़ने की बजाय मजीद कम हो गई है? ये सोचने की बात। ये तो बहुत ही बड़ी डिस्कशन हो सकती है इस पर और हमसे भी रिलेटेड है ख़ास तौर पर। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे लाइव कॉल वाले सेगमेंट को भी आपने बहुत पसंद किया था, इसलिए आज एक बार फिर हम लाइव कॉल्स का सेगमेंट करेंगे और मुल्क के मारूफ माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ बच्चों के कद ना बढ़ने और कमज़ोर नशोनुमा और नज़र की कमज़ोरी का आसान और मौसर देसी इलाज बताएंगे। और अगर आप भी अपने बच्चों की सेहत के लिए परेशान हैं तो आज के शो को आपने लाजमी देखना है और कॉल्स भी करनी है और अपने मसले भी जानने हैं। ये आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुफीद होने वाला है। और इसके साथ साथ हर घर में एक बड़ा ही मसला हम देखते हैं जो कि शिद्दत से सर उठा रहा है, वो ये है कि आज की नस्ल और उनके वालिदैन में जनरेशन गैप। बच्चे कहते हैं जी वालिदैन हमें समझते नहीं है और वालिदैन का शिकवा है कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। तो मसले का हल क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ जिल्द को जी खूबसूरत और जवान कैसे रखना है, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, बगैर ताखीर के प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल जी। और अमेरिका और ईरान 17 जून को पाकिस्तान और कतर की सालिसी से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त तय पाई थी, जिसके तहत 14 निकाती फ्रेमवर्क और 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात का फैसला हुआ था। ताहम जुलाई में शुरू होने वाले तनाज़े के बाद गुज़श्ता रोज़ 17 अगस्त को यह 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जंग बंदी में तोसी की कोशिशें की जा रही हैं। और इसके साथ साथ अब अमरीकी सदर ट्रंप ओमान पर हमले के भी इशारे दे रहे हैं और ईरान से शिकस्त तस्लीम करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। इस तमाम तर कशीदगी के दरमियान सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे ने खित्ते में एक ताकतवर सिक्योरिटी इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है, जिसका सदर ट्रंप ने भी खैर मकदम किया। और पाकिस्तान का अगला सिफारती किरदार क्या हो सकता है और खलीज का नया सिक्योरिटी मंजरनामा क्या होगा, इन्हीं तमाम अहम मामलात पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान शाज़िया साहिबा, 17 अगस्त को 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का आप मुस्तकबिल क्या देख रही हैं, क्या हो सकता है और तौसी की कोशिशें कामयाब होती हुई आपको नज़र आ रही हैं? और अगर नहीं होती हैं तो क्या आपको लगता है अमेरिका और ईरान में बाकायदा जंग जो है वो दोबारा शुरू होने वाली है? देखें, एक बात तो ये समझने वाली है कि वो 60 दिन गुजरने से पहले भी जंग रुकी तो नहीं। है। जंग जो है वो ऑफ एंड ऑन चल ही रही है। अटैक्स दोनों साइड से जो हैं वो चल रहे हैं। वो एक मफाहमती यादाश्त है, उस पे अमेरिका ने बिल्कुल अमल ही नहीं किया और उसकी किसी भी क्लॉज को जो है वो अहमियत ही नहीं दी। तो आई डोंट नो, अगर उसको टाइम बाय करने के लिए साइन किया गया था, बहुत उजलत में मार्केट को स्टेबल करने के लिए किया गया था, तो वो पर्पस तो थोड़ा बहुत जो है वो सर्व हो गया कि मार्केट जो है वो उसके बाद थोड़ी सी स्टेबल हुई। लेकिन अब अगर ये आगे से दोबारा रिन्यू भी नहीं होता तो फिर मार्केट को अगला जो है वो क्या खुशफहमी जो है उसका बबल उसको देना है, ताकि वो सुपरफिशियली एटलीस्ट ऑयल की मार्केट जो है वो बिल्कुल कलेप्स ना कर जाए। तो ये एक बहुत अहम
इसकी एक पेशरफ थी कि इस एमओयू ने और कुछ किया ना किया, जंग तो बहरहाल नहीं रुकी, लेकिन मार्केट को इसने संभाले रखा। अब अगर आज जो है वो 60 दिन के बाद पहला दिन है और रिन्यू करने की दोनों तरफ से कोई बात नहीं हो रही है, जी। तो अब फिर सूरत हाल क्या होती है, मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करती है। और साथ में ये कि ट्रंप जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, और ईरान जो है वो भी अपने बयानात में शिद्दत ही इख्तियार करते जा रहा है। जी। किसी सूरत आपको दोनों पार्टीज की तरफ से कोई स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है वो दिखाई नहीं देती है। ना ट्रंप अपने बयानात में जो है वो गोला बारूद बरसाने से रुक रहे हैं, और ना ही ईरान जो है अपने बयानात में किसी किस्म की कोई बिल्कुल कमी कर बिल्कुल रहा है। डॉक्टर साहिबा, हम देख रहे हैं कि जारे बयानात जो हैं वो दोनों फरीकैन की जानिब से दिए जा रहे हैं, और जहाँ तक हम मार्केट की बात कर रहे हैं, आलमी मंडी की बात कर रहे हैं, तो कीमतें जो हैं वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई, जो कि बड़ा तशवीशनाक है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप बजाय कि इस महाज को सेटल डाउन करते, वो ओमान के साथ भी महाज खोलना चाह रहे हैं, ओमान को भी अपने रडार पर ले आए और हमले की धमकियां दी जा रही हैं। तो ईरान से ज़बरदस्ती शिकस्त तस्लीम करने का मुतालबा भी हो रहा है। ईरान से जंग में अमरीका की जिस तरह की फौजी नाकामियां सामने आई हैं, क्या आपको लगता है कि ओमान पर हमला जो है वो मुमकिन है? डोनाल्ड ट्रंप ये कर सकते? ओमान पर हमला जो है वो तो एक जंग को एक नया रुख ही बिल्कुल दे देगा, शायद वो नहीं, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर बहुत है। चंद गल्फ के कंट्रीज का भी प्रेशर है और अमेरिका का भी प्रेशर है, और प्रेशर इस वजह से है कि ओमान और ईरान मिलकर स्टेट ऑफ हुर्मुज का एक पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका उसे मैकेनाइज कर रहे हैं कि कैसे यहाँ से कार्गो गुजरेगा, और दोनों मिलकर जो है उसका जो सर्च एंड रेस्क्यू है या सिक्योरिटी है उसको कैसे मैनेज करेंगे। अब समझने की बात यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो कोई बहुत खुला समंदर तो है नहीं, एक बहुत जी, नैरो समंदर के हिसाब से एक बहुत नैरो सा रास्ता है, जिसके ऊपर टेरिटोरियल क्लेम है ईरान का भी और ओमान का भी। तो उसमें दो रास्ते पहले बने हुए थे, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड। जो ईरान की तरफ से कोस्ट है वो इतनी गहरी नहीं है, तो जो खाली कंटेनर आया करते थे वो ईरान की साइड से आया करते थे, भरे हुए ओमान की साइड से जाते थे, वहां पे पानी की डेप्थ ज्यादा है। अमेरिका ओमान को प्रेशराइज कर रहा है क्योंकि ओमान वाली साइड जो है वो आने और जाने दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो वो उस एग्रीमेंट का हिस्सा ना बने जो ईरान के साथ मिलकर वो बन रहा है। अभी तक तो ओमान और ईरान की गुफ्तगू जारी है, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, और वो दोनों इस बात पे कायम है कि हमने इस जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है उसको ऑपरेशनलाइज करना है, और उनके बैकिंग है उनके पास चाइना की, रशिया की, क्योंकि ये बड़ी ताकतें भी नहीं चाहती कि स्टेट ऑफ हुर्मुज दोबारा से जो है एक खुला रास्ता बन जाए, और फिर खुला रास्ता होने का मतलब है कि वहां पे अमेरिका की इजारादारी बन जाए। तो बैकिंग तो इनके पास है, लेकिन ओमान पे बेतहाशा प्रेशर है, और उस प्रेशर के साथ अगर हमले की धमकियां भी हैं, तो बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत कम उसकी आबादी है, किसी सूरत वो लड़ाई की पोजीशन में नहीं है। तो इससे जिम्मेदारी जो है वो तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के कंधों पे और बढ़ जाती है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हमने जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो कि हम बना रहे हैं फ्यूचर में इस रीजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिसका क्रक्स ये है कि ऑफेंस से नहीं करना, हमने कंसल्टेशन और मीडिएशन से करना है। तो हमारे अब कंधों पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि अब इसमें मीडिएशन और कंसल्टेशन कहाँ की जाएगी, जहाँ ईरान एक इंच भी जो है वो किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। काइनेटिकली तो एक और बात है, रिटोरिकली भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इतना ज्यादा ट्रंप को पैरानॉय कर दिया है ईरान के बयानात ने कि वो, आपको पता है, अब केटरिंग वैन्स में छुपते फिर रहे हैं और जहाज बदलते फिर रहे हैं, और फिर उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको बहुत उकसा रहे हैं। और अब जो वेस्टर्न पंडित हैं वो आपको एक डेट भी देना शुरू हो गए हैं कि मिड टर्म के बाद एक हैवी जो है अटैक ईरान पे होना है। और कल मैं एक डिफेंस एनालिस्ट को सुन रही थी, उन्होंने कहा जी हमारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि वहां पे स्ट्रेटेजिक न्यूक्स की बात हो रही है। तो ट्रंप बार बार ये पूछते हैं कि मुझे वो नक्शा दिखाया जाए कि न्यूक्लियर अटैक जो स्ट्रेटेजिक न्यूक है वो कैसे किया जाए, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो जनरल केन ने 2-3 दफा उनको इस बात के लिए कहा है कि हम अभी उस रास्ते पे नहीं चलते, हम उसे डिस्कशन में नहीं लेते। लेकिन ट्रंप के जहन में अगर ये बात आ गई है तो ईरान को ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत से इस रीजन के ममालिक इस जंग को नहीं होने देना चाहते और उसके साथ खड़े हुए हैं, तो बाज़ औक़ात जो शादा है साहिबा, आप बिल्कुल वो एक दुरुस्त फरमा रही हैं कि पेशेंस ईरान को समझना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में अगर हम अमेरिका की कोशिशें देखें, तमाम तर कोशिशें, नाकाबंदी और हमलों के बावजूद अब ना हुर्मस पर अपना कंट्रोल कायम नहीं कर सका वो,
तो आपके ख्याल में अमेरिका कहाँ गलती पर था, जो ईरान की तरफ से इतना टफ टाइम मिला और अब ट्रंप की धमकियां भी बेअसर साबित हो रही हैं, और जिस तरह से आप भी कह रही हैं कि 1 इंच भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है? अमेरिका सारी की सारी वॉर की प्लानिंग में ही गलत था, टाइमिंग से लेकर उसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी गलत था। उनका ये ख्याल था कि बिल्कुल वेनेजुएला की तरह ये बस 1-2 दिन का एक वीकेंड की बात है, लेकिन उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि इस जंग में अमेरिका को शामिल कराना था। मोसाद के पास जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और इजराइल को पता था कि ये किस गड्ढे में ट्रंप को धकेलने लगे हैं, लेकिन उनको गलत इंटेल दी गई। उनको ये कहा गया कि ईरान जो है वो बिल्कुल एक पीस ऑफ केक है, कोई मसला ही नहीं है। और जब इस दलदल में घुस गए ट्रंप, तो अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इफ वी पुट आवरसेल्फ इन ट्रम्प्स शूज, तो आपको ये समझ आएगी कि ये एक ऐसा क्वागमायर है जिसमें से वो किसी ना किसी तरह की फतह लिए बगैर अगर वापस जाते हैं तो उनके ऊपर हिस्ट्री में अमेरिका को शिकस्त फाश देने वाला सदर जो है के तौर पे लिखा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना एक्सपोज अमेरिका का होना, अमेरिका की मिलिट्री की जो इतनी ज्यादा कमजोरियां हैं उनका सामने आना, जो उनके बहुत ही उनका फख्र है, उनके जो वॉर कैरियर्स हैं उनके ऊपर लोगों को, सोल्जर्स को फूड का ना मिलना, उसके सीवरेज सिस्टम का ना चलना, उनका सिटिंग डक होना, ये पूरे का पूरा जो एक इल्यूजन और फसाड है उसको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देना। और डिटरेंस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया है। तो ट्रंप ये ब्लेम लेकर क्या हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, ये क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर उनको कोई दे देता है, और यही रोल है मीडिएटर्स का कि उनको कोई ऐसा ऑफ रैप दे दिया जाए कि जो वक्ती तौर पे उनको लगे कि वो हिस्ट्री में इतनी ह्यूमिलिएशन के साथ नहीं जा रहे हैं। और यही ईरान जो है उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहा है, इस ख्याल में कि हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, हम सह गए हैं, हम मजीद भी सह लेंगे और हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं। तीनों पॉइंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, मगर अगर ये जंग बहुत बढ़ती है और बात न्यूक्लियर्स तक आ जाती है तो इंसानी जानों का बहुत ज्यादा ज़िया होगा। स्टेट ऑफ होर्मुज़ तो अमेरिका नहीं ले सकता है, नहीं ले पाएगा। उसकी वजह ये है कि IRGC और IRGC का जितना भी जंगी सामान है वो बहुत डीप पहाड़ों के नीचे है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इन्होंने ह्यूमन पेनिट्रेशन करने की कोशिश की, वहां पे स्लीपर सेल बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। रिसेंटली सिस्तान बलोचिस्तान के अंदर भी सुनने में आया है कि मोसाद के इतने ज्यादा स्लीपर सेल हैं, वहां पे बाकायदा जो है एक ऑपरेशन किया गया है। अपनी तरफ से वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन बास चीजें हैं जहाँ पे IRGC के साथ ये पेनिट्रेशन नहीं कर पाए हैं। और ये अगर ईरान की सिविलियन पॉपुलेशन का कत्लेआम भी कर लें तो पासदारानी इनकलाब, IRGC, उनकी जो अभी करंट रिजीम है और जो उनके मिसाइल सिटी हैं वो सब इंटैक्ट रहेंगे। जब तक उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, हतमी शिकस्त की तो आप बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रंप तमाम तवानाइयां लगाने के बावजूद जो है वो कोई हतमी शिकस्त जो है ईरान को नहीं दे पा रहे, जिस तरह से आप बात कर रही हैं। और यही वजह शायद कि उनकी जो मकबूलियत है वो भी गिरती चली जा रही है, क्योंकि जंग जो है वो तूल पकड़ती जा रही है और अमरीकी अवाम जो है वो भी अब हीट फील कर रही है। उन्हें भी जो मौशी मुश्किलात हैं वो दरपेश होना शुरू हो चुकी है। शाज़िया साहब, हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला जो मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा है, इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, बल्कि उन्होंने तमाम क़यादत को मुबारकबाद दी है। तो क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि खलीजी ममालिक जो हैं वो भी इस मामले पर बड़े सीरियस हैं, और अमेरिका भी कोई अपने फ़ौजी अड्डे जो है वो अभी नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में, आने वाले सालों में वहाँ से ख़त्म कर सकता है खलीज के अंदर से? जो ट्रंप का बयान है, मेरी रीडिंग इससे जो बाकी सब लोग मैं सुन रही हूँ उनसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप का ये बयान भी सुर्खी से बचने के लिए है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ये 1-on-1 मैप हो सकता है चाइना के उस सिक्योरिटी विजन पे जो उन्होंने इंडिविजिबल सिक्योरिटी का दिया है। और वही 4 पॉइंट्स हैं कि यूनाइटेड नेशन को हम साथ लेके चलेंगे, ये डिटरेंस के लिए है, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो मीडिएशन से हल होंगे। तो वो जो 4 पॉइंट जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में जो है बॉ एशियन कॉन्फ्रेंस में दिए थे, ये उसी की एक कड़ी है। तो ये तो चाइना का विजन है, ये मल्टीपोलैरिटी का दरवाज़ा है। इसको यूनिपोलैरिटी और ट्रंप जो है उसकी तारीफ की कोई तुक नहीं बनती है। तारीफ करने का मतलब ये है कि
ट्रंप ज़हनी तौर पे ये समझते हैं कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होने वाला है और ये बेसिस अब उनसे नहीं यहाँ पे रहनी और नहीं संभाली रहनी, नहीं जानी है। जी। और बी, मैं पब्लिकली भी इसको एंडोर्स कर देता हूँ। ये ना लगे कि ये मेरी शिकस्त के अंदर जो है एक और उस पर स्टैंप लग गई है कि देखें जी अभी आप पूरी तरह निकले भी नहीं हैं, तो उन्होंने अपना एक इंडिजिनस ऑर्गेनिक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना भी लिया है। जी। तो ये दोनों पॉइंट्स ज़रूर हो सकते हैं और उनकी अक्लमंदी है जिसका मुज़ाहरा वो बहुत कम करते हैं। हालाँकि वो एक बहुत श्रूड बिज़नेसमैन हैं, अकल की उनके पास कमी नहीं है। पता नहीं कौन-सी जो है अब उनको जिन जो है उनके दिमाग में चढ़ गए हैं कि उनको बिल्कुल जैसे होता है कि आपको क्लाउडीनेस ऑफ सेंसेशन हो गई है, समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। लेकिन अकल अकल बहरहाल उस बंदे में बहुत है और बहुत क्रूड किस्म का जो है वो डिसीजन मेकर है। तो ये उसी की एक कड़ी हो सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी रीजन के लिए है और ये मल्टीपोलैरिटी के लिए है, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस के लिए है और हमारे जो रीजनल प्रॉब्लम हैं जो बायलैटरल भी हैं, बाज़ों का ट्राइलैटरल हो जाते हैं, उनको कैसे हल करना है ताकि हमें बाहर का थानेदार ना बुलाना पड़े। सही। गल्फ के कंट्रीज को मसाइल कैसे हल करने हैं, यमन का मसला मीडिएशन से कैसे हल करना है, हमारा कश्मीर का मसला है उसको हमने किस तरह से हाईलाइट करना है, गजा की सूरत हाल पे हमने कैसे काम करना है। क्योंकि गल्फ के अंदर खासतौर पे ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसके अंदर अपने अंदर बहुत नफरतें, बहुत ज्यादा क्रेविसेस, बहुत ड्रिफ्ट इतनी ज्यादा है, ये उसको ही संभाल लें तो बड़ी बात है। उसको संभालने के लिए इन्होंने बाहर से एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जो कि पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। बिल्कुल वो ना इनकी एक्सपोज हो गया। सिक्योरिटी को शाहज़ा साहिबा, जिस तरह से आप बात भी कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अकल तो बहुत है, अगर अकल इस्तेमाल करें तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन शायद अब वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन दीगर जो ममालिक सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो तो अपनी बहुत अकल लड़ा रहे हैं। उनकी अकल भी अब काम करना बंद हो गई है ऑलमोस्ट। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ईरान वहीं पे डटा हुआ है और कोई मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या सिफारती महाज पर क्या वो कर सकते हैं? पोजीशन अगर हम पाकिस्तान की देखें तो इस लिहाज से बहुत ऑकवर्ड है क्योंकि दो सॉवरन कंट्रीज हैं, दोनों की जो है वो ह्यूब्रिस बहुत ज्यादा है, दोनों के अंदर जो है प्राइड है, दोनों पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये तीनों मिलकर ये जरूर कर सकते हैं कि इस रीजन में अगर जंग को रुकवाना है तो ईरान के साथ जो है कहीं ना कहीं सैनिटी वहां प्रिवेल करे, ईरान को ये समझाया जाए और इसमें चाइना और रशिया ऑफ कोर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे और पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, ये तमाम मेजर ममालिक बैठकर ईरान को ये समझाने की कोशिश करें कि आप अपना जोग्राफिया बदल नहीं सकते हैं, आपको कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट करना है, आपको स्ट्रक्चरल थ्रेट के तौर पे पेश किया गया, आप उसको उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन मत करिए, आप स्ट्रक्चरल थ्रेट नहीं है। आपको एक ट्रैप के अंदर घुसाया जा रहा है कि गल्फ के कंट्रीज की मौशी सूरत हाल मजीद खराब हो और उनकी पेशेंस थिन हो, आप स्टेट ऑफ हुर्मुज को ना खोलें तो आप इस ट्रैप का हिस्सा ना बने, आप जल्दी से उसका कोई मैकेनिज्म डिजाइन करें, इसको खोलें, जो एनवायरमेंटल फी उस पर लगानी है लगाएं, लेकिन आलमी मईशत को स्टेबल करें, वरना ये जो आपको एक 5 मिनट ऑफ फेम मिला हुआ है ये 5 मिनट खत्म हो जाएंगे और फिर आपको स्ट्रक्चरली उसी तरह थ्रेट के तौर पे पेश किया जाएगा जिसमें रीजन की सपोर्ट आपके पास नहीं होगी। तो ये अकल की बात बैठकर ईरान को समझाई जा सकती है। ट्रंप जो है वो बिल्कुल वो जो चूहेदान है उसमें फंसे हुए। कभी कभी मुझे इस बात पे तरस भी आता है कि अब वो बंदा इसमें से निकलेगा कैसे। जितना ज्यादा उसकी एक सेल्फ प्राइड है और उसका ये कहना है कि मैंने पूरी जिंदगी में नाकामी नहीं देखी, वो आखिर कैसे फेस करेगा अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन, अपनी अपोजिशन को, और वो डोमेस्टिक जो बैकलैश है और पूरा यूरोप जो है वो बिल्कुल एक कोल्ड साइलेंस के साथ तमाशा देख रहा है कि देखा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, बहुत से प्रेसिडेंट्स को इस ट्रैप में घुसाने की कोशिश की, इजराइल की फंडिंग उनके पास भी थी, एपेक लॉबी तब भी मौजूद थी, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी? बिल्कुल शाजिया साहिबा, आप मुख्तसरन जो आपने कहा कि ये ऐसा निवाला बन चुका है, हड्डी तो नहीं कहेंगे, ऐसा निवाला ट्रंप के लिए बन चुका है कि जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, और फिर बौखलाकर कभी नेटो पर तनकीद करते हैं, कभी ओमान पर हमलों की बात कर देते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और देखा जाए तो ओमान पर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन यही नजर आती है कि ओमान जो है वो अभी तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मामले पर ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है और ईरान के मौकिफ की हिमायत भी करता है कि हम यहाँ से जो शिप्स गुजरेंगे हम उनसे टोल भी वसूल करेंगे और हम जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ से फीस लिया करेंगे। तो इस पर अमेरिका ने, हमने पहले भी देखा था, वहाँ के बहुत ज़्यादा दबाव डाला था कि ओमान एटलीस्ट अपनी साइड से जो है, जो उसके बॉर्डर के करीब से पड़ता है एरिया,
वहाँ थे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से जो शिप्स हैं उनको गुजरने की इजाज़त दे, लेकिन ओमान जो है वो ऐसा करता नजर नहीं आ रहा और शायद यही वजह इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है दबाव डाल रहे हैं दबाव ओमान तो डाल ही रहे हैं, लेकिन शाहज़ा साहिबा ने एक बात बहुत दुरुस्त किया कि अक्ल की बात जो है वो ईरान को समझाई जा सकती है, तो ईरान को भी अपनी कोई स्ट्रेटजी तब्दील करनी चाहिए, इतनी सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से ऐसे ही मुमालिक इस तरह ही डटे रहे तो फिर मुज़ाकरात की बात कब होगी और कब मेज़ पर बैठेंगे, कोई हल निकालेंगे और मुल्क में अमन अमान होगा और मईशत को थोड़ा संभाला मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप देख ही सकते हैं सूरत हाल क्या होगी। उधर हल्का सा कुछ होता है, इधर पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। हालांकि एहतजाज भी चल रहा है मुल्क में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसे में माहम आप ये भी देखें कि ईरान ने ये क्लियर कर दिया है कि जनाब पाकिस्तान और कतर के अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करवाने में किसी मुल्क का कोई किरदार नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान और कतर ही हैं जो कि इस वक्त सालिसी करवा रहे हैं। तो जनाब हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो फैसला है वो स्टेक होल्डर्स ने करना है, इन दोनों फरीकैन ने करना है, इन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो देखते हैं क्या फैसला करते हैं। 60 रोजा जंग बंदी की मुद्दत तो खत्म हो गई। टॉस कर लें या फिर वो ABC कर लें, कुछ कर लें, आप कोई हल निकालें, क्योंकि हम बोल बोल के थक गए, इन पर हम बोल बोल के भी और खर्च कर करके भी थक गए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और अब वक्त हुआ है कि जान लिया जाए कि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या है। छठे स्पेल की हम बातें सुन रहे हैं, तो कहाँ बारिशें बरसेंगी, कहाँ पर सूरज आंखें दिखाएगा, ये हमें बताएंगी। और उज़ैर कल लाहौर में भी बारिश हुई है, तो जैसे हमने प्रेडिक्शन बताई गई थी वैसा हुआ भी है, तो मजीद बारिशें भी आइसोलेटेड ही रेन होती है। हम देखते हैं कि जो बरसात का मौसम है ना, इसमें कहीं बारिश बरसी कहीं नहीं। अब हमारी तरफ देखें बादल बन गए पूरा, पता चला कि जनाब एहतमाम हो गया, लेकिन बारिश बरसी नहीं। हमारी तरफ तो बारिश बरसी है। अच्छा, तो भाई कहीं बरसी है कहीं नहीं बरसी है, बारिशों की मर्जी है, मौसम का अपना मूड है। लेकिन हमारा इस वक्त मूड है कि आपको बताया जाए दर्जा हरारत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान्स भी कर सकते हैं। तो आइए चलते देखते। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान मूसलाधार बारिश की भी तवक्को की जा रही है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का दर्जा हरारत देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा 30 से 18 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 21 और कम से कम 13 डिग्री तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है, जबकि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर 30 से 23 डिग्री के दरमियान रह सकता है। और श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 31 और कम से कम 19 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात कर लेते हैं। पेशावर में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 36 और कम से कम 26 डिग्री तक रहने की तवक्को है। सवात, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 26 और कम से कम 14 डिग्री तक जा सकता है। ताहम दीर, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, शांगला, बडग्राम, बुनेर, खैबर, बजोड़, मोहम्मद, मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर और कोहाट में तेज़ हवाओं और यहाँ भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर नज़र डालें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में हमने देखा कल बारिश भी हुई और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आज दर्जा हरारत 34 से 26 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 32 और कम से कम 25 डिग्री तक जाने की तवक्को है, जबकि औलिया के शहर मुल्तान में हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 40 और मिनिमम 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ पर रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, तलागंग, गुजरात, जहलुम, गुजरावाला,
हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, उकाड़ा, सरगोधा, मियाँवाली, खुशाब और फैसलाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे का रुख करते हैं, यानी कि बलोचिस्तान का। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 36 और कम से कम 19 डिग्री तक जा सकता है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक रात में योब, बारखान और गिरदोनवाह में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। आखिर में हमेशा की तरह बात करेंगे सुबह सिंध की। यहाँ पर सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में मैक्सिमम टेम्परेचर हम देख रहे हैं 33 और मिनिमम 27 डिग्री तक जाने की तवक्को है। और हैदराबाद का रुख करें तो हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 38 और कम से कम 27 डिग्री तक रहने की तवक्को है, जबकि जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। जी तो नाजरीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। FBR के हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई के पहले ही माह में तनख्वाहदार तबके से 44 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया गया है, जो गुज़श्ता 2 सालों की बुलंद तरीन सतह है। और अगर इसका मुआजना गुज़श्ता साल के इसी अरसे से किया जाए तो तब ये वसूली 42 अरब रुपए थी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत की जानिब से बाज़ स्लैब्स पर इनकम टैक्स की शरह कम की गई है और उसके बावजूद वसूली में कमी के बजाय नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। और बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या मुल्क में तनख्वाहदार तबके की आमदन बढ़ गई है या फिर FBR ने वसूली का दायरा कार जो है वो सारा फोकस तनख्वाहदार पर ही कर दिया। दूसरी तरफ फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान फ़र्क को मजीद बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग खुद से टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो जाएं। तो तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह से टैक्स सोर्स पर ही हम देखते हैं कि कटिंग हो जाती है, तो फिर भी फाइलर बनना क्यों ज़रूरी है, आम शहरी को क्या माली फ़वायद हासिल होते हैं, इन तमाम पहलुओं का तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर टैक्स उमूर आशिक अली राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त। राना साहब, बुनियादी सवाल तो वही है कि 44 अरब रुपए की टैक्स वसूली तनख्वाहदार तबके से, ये क्या सिर्फ तनख्वाहदार तबके से ही टैक्स वसूली का हदफ जो है वो बना लिया है और कारोबारी अफराद जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा टैक्स नेट से बाहर हैं, इसलिए बचे हुए हैं FBR की नज़र? सर देखिए, जो तनख्वाहदार तबका है जी, बेसिकली उसका टैक्स जो है विद होल्डिंग एट सोर्स हो जाता है। जैसे जब जो ही सैलरी मिलती है और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाता है, इसलिए वो आपको नज़र में आता है जी, क्योंकि जब सैलरी मिल रही है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है, वो फिगर आपके पास आ गई है। सही। बेसिकली जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी रिटर्न देता है एंड ऑफ द ईयर, जब उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके बाद अपनी वो टैक्स रिटर्न देता है। आप देखें कि बिजनेसमैन जो है, जो इम्पोर्ट कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसकी भी टैक्स विद होल्डिंग एट सोर्स हो रही है। इसी तरह कोई सप्लाईज कर रहा है, उसकी अब मेजर हमारी जो डिडक्शंस है ना, वो सारी विद होल्डिंग हो रही है, एट सोर्स हो रही है। हम उस तरफ उसको फोकस नहीं कर रहे। देखिए हमारे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कॉर्पोरेट अदारे हैं, गवर्नमेंट अदारे हैं, उनके लिए ड्यूटी बाउंड है कि वो जिसको सैलरी पे करें उस पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करें। इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस लेवल बेहतर है बनिस्बत बिजनेसमैन कम्युनिटी। अदरवाइज टैक्स तो बिजनेसमैन भी दे रहा है, जो ही वो अपनी कोई ट्रांजैक्शन करता है उस पर टैक्स वो भी अदा करता है। लेकिन चूंकि हम आपको एक्सप्लेन करना, मैं सादे अल्फाज में ये कर रहा हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो विद होल्डिंग एजेंट की मैंडेटरी राइट होता है। ठीक है, उसने विद होल्डिंग करनी होती है। इसलिए वो सैलर जो आपको सैलरीज का फिगर नजर आ रही है वो ये है। ठीक है। बेसिकली जो फाइलर है और नॉन फाइलर का मकसद ये है कि जो नॉन फाइलर है वो डॉक्यूमेंटेड हो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेड हो और डॉक्यूमेंटेशन इस तरह हवाले से करे कि उसके एसेट्स डिक्लेयर हो, उसकी सैलरीज जो है वो डिक्लेयर हो। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस बढ़े। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर्स के, जैसे आपने मैडम ने कहा कि वो 43 अरब था, इस दफ़ा 44 हो गया। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि मे बी इस साल ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस बढ़ी हो, इस बार सैलरीड एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा बढ़े हों, टैक्स रेट बेशक कम हुआ है, लेकिन अगर टैक्स पेज बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली वो हमारा जो बजट है, वो जो हमारा टारगेट है वो ज़्यादा अचीव हुआ होगा। इसकी वजह से फिगर में जो है टैक्स ज़्यादा शो हो रहा है। राइट। तो आशिक साहब, इसका फ़ायदा फिर किस तबके को ज़्यादा होता है? क्योंकि अगर अब एक तरफ से सैलरीज भी नहीं बढ़ रही हैं, टैक्स भी हम दे जा रहे हैं, फ़ायदा फिर उठा कौन रहा है? देखिए फ़ायदा तो उसको है जो टैक्स दे रहा है। ठीक है। अगर आप सैलरी ले रहे हैं उस पर टैक्स रिडक्शन एट सोर्स हो रहा है तो वो आपकी एक कौमी फ्रीज़ा भी है
और कानूनी जिम्मेदारी भी है। ठीक है। और वो आपकी रकम, वो आपका वो सोर्स ऑफ इनकम है, आप उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप उससे गाड़ी खरीद सकते हैं, अपना रोजमर्रा का अखराजात कर सकते हैं। तो वो जब गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्रेसिव रेट रखे हुए हैं सैलरीज में कि इस पे आपका टैक्स डिडक्शन होना है, जिस स्लैब में आप आ रहे हैं ठीक तो है। वो टैक्स आपने कटवाना है और विद होल्डिंग एजेंट है, उस पर टैक्स काट के आपको सैलरी देनी है। सैलरी दें, ठीक। तो फायदा तो नॉन फायदा तो फायदा कोई नहीं है, लेकिन आप फाइलर है तो आपका टैक्स रेट कम होगा, अगर आप नॉन फाइलर है तो टैक्स रेट वो ज्यादा होगा। इसलिए रखा है नॉन फाइलर को, ताकि नॉन फाइलर भी टैक्स नेट में आए और जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, ताकि जो टैक्स नेट जो है वो उसकी तादाद को बढ़ाया जाए। अच्छा राना साहब, हमें ये भी बताएं कि जो सैलरीड क्लास हैं इनकी अगर हम देखें टैक्स डिडक्शन, ओवरऑल इनकी टैक्स डिडक्शन हम देख लें, फाइलर भी हैं, इन्हें भी कुछ मामलात में रिबेट मिलती? देखिए रिबेट इनका कुछ नहीं है, बेसिकली अगर कोई सीनियर सिटीजन है जी। या टीचर रिसर्चर्स हैं वहाँ पे रिबेट रखा हुआ है। अच्छा। या अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस, वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये बेसिक्स हैं। बाकी अदरवाइज तमाम अलाउंसेस टैक्सेबल है। सही। तो रिबेट जो है वो सिर्फ अलाउंसेस की हद तक है, या वो टीचर रिसर्चर्स को है और जो सीनियर सही। सिटीजन है उनको अच्छा। rebate है। अच्छा आशिक साहब, जिस तरह से हम बात भी करें फाइलर और नॉन फाइलर की, अब नॉन फाइलर अगर कोई घर बाय करता है या गाड़ी बाय करता है तो माली तौर पर उसको नुकसान है या टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, या फाइलर जो है वो ज्यादा फायदा? दोनों के दरमियान कितना फर्क होता है? देखिए जी, दोनों के दरमियान तो तकरीबन डबल फर्क है। अच्छा। अगर फाइलर दे रहा है 3%, नॉन फाइलर दे रहा है तकरीबन 3 गुना ज्यादा दे रहा है, वो 11% तक दे रहा है। ओ, और उसके बाद नॉन फाइलर को अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करने के लिए भी, या उसको एक्सप्लेन बताने के लिए भी सोर्स बताना पड़ेगा कि उसके पास ये फंड्स कहाँ से आए, उसने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो। अच्छा। सही। इवन कि फाइलर को बताना पड़ेगा, लेकिन फाइलर चूंकि अपने अकाउंट्स को, अपने रिटर्न को रिकंसाइल कर रहा होगा एवरी ईयर, मनी ट्रेल पूरी होती है। मेंटेन कर रहा होगा वो। तो नॉन फाइलर तो बिल्कुल ही अनडॉक्यूमेंटेड है। तो अनडॉक्यूमेंटेड को जब एक्स पार्टी ऑर्डर होगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर टैक्स लग जाएगा, तो उसके लिए वो भी प्रॉब्लम होगी और उसे टैक्स रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं, वो लाजमी अपनी रिटर्न फाइल करें। सही। लेकिन टैक्स देना से आप फाइलर नहीं होते। कुछ लोगों के ज़हन में ये कंसेप्ट होता है, मैंने टैक्स कटवा दिया, मैंने मोबाइल पे टैक्स कटवा दिया, मैंने बिलों में टैक्स कटवा दिया, मैंने गाड़ी खरीदी उस पर टोकन टैक्स दे दिया, जी। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी मैंने तो टैक्स दे रहा हूँ। फाइलर वो है जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है रिटर्न फाइल और अपना उस टैक्स को क्लेम कर रहा है और अपना सोर्स ऑफ इनकम बता रहा है कि मैंने एक बिजनेस से क्या कमाया और मैं अपने जो अखराजात हैं या अपना रोजमर्रा की जो लाइफ है कैसे गुजार रहा हूँ। अच्छा राना साहब, हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके को बहुत लंबे चौड़े खाते नहीं हैं, लेकिन वो घबराते हैं कि पता नहीं हम शायद फाइलर हो गए तो हम रडार में आ जाएंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा, FBR भी पूछेगा पैसे। तो ज़रा ये भी थोड़ा सा बता दें कितनी लिमिट है कि इससे ऊपर अगर आपके कोई खाते हैं तो फिर आपको को पूछ सकता है FBR, और इससे कम है तो आपको को फिक्र करने वाली बात नहीं है? देखिए जी, FBR ने एक बेसिक रेट दिया हुआ है। अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से कम है, जी, यानी महाना इनकम अगर आपकी 50,000 रुपये है नेट इनकम, जैसे चाहे वो सैलरी है चाहे इसमें हम business income सैलरीड है, क्लास और बिजनेस दोनों की same बात है, कर दोनों रहे में सेम है। रेट्स दोनों में डिफरेंट है, जी। टैक्स रेट डिफरेंट है, सैलरीज का रेट थोड़ा कम है, बिजनेसमैन का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। हैं। ठीक। बेसिकली उसमें ये है कि आपका जो टैक्स रेट्स हैं उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका जो ही 6 लाख से ऊपर आप चले जाते हैं तो आपने टैक्स पे उसमें करना है। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं 1000 सीसी या उससे ज़्यादा की, तब आपने टैक्स पे करना है। अगर आप कोई मकान खरीदते हैं, अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल करते हैं, ऐसी चीज़ जो आपका सेक्शन 114 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, उसको अगर आप स्टडी कर लें, टैक्स पेयर जो या व्यूअर्स हमारे हैं, उसमें बताया गया कौन लोग टैक्स रिटर्न देंगे, कौन लोग टैक्स रिटर्न देना जिसमें जरूरी नहीं है। तो जो सेक्शन में फॉल नहीं करते तो उनके लिए टैक्स रिटर्न देना जरूरी नहीं है। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, अगर उसकी इनकम 6 लाख से कम है तो उसके लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, tax लेकिन return राना देना। साहब आप ये भी तो देखें ना, चीज़ें कितनी ट्रिकी बना दी गई हैं। अब आप जो घरों में आप भेज रहे हैं, चालान भेज रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, उसमें आपने बड़ा मेंशन किया हुआ है कि DC वैल्यू जिसकी 50 लाख से कम है उससे कोई टैक्स नहीं लेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है लाहौर के मज़ाफात में भी जो 50 लाख की, सारी अबव ही हैं। ये जब ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस की जाती है तो इससे इस तरह की टेक्निक्स तो भी की जाती है ना। टेक्निकल मतलब 50 लाख कोई लिमिट तो नहीं है जी। टैक्स कलेक्शन के लिए फिर इसी तरह ही जो है ना, अगर आप देखें ना जी, हमारा जो ऑलरेडी जो टैक्स दे रहे हैं, जैसे पहले आपका क्वेश्चन था वो रह गया कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हीं को टैक्स ऑडिट पे लाया जाता है, उन्हीं से पूछताछ की जाता है। ये हमारे डिपार्टमेंट और हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फेलियर है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट दे रहा है, जो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा शेयर अदा कर रहा है रेवेन्यू के अंदर, उसको थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखें जी, उससे थोड़ा फ्रेंडली पॉलिसीज रखें। वो ये है कि एक दुकानदार टैक्स दे रहा है, दूसरा दुकानदार
टैक्स ही नहीं दे रहा, टैक्स ही तो लोग अनरजिस्टर्ड के पास ज़्यादा जा रहे जी, हैं, जी। उसकी सेल ज़्यादा है। सेल ज़्यादा जो दे रहा है उसको अब कह रहे हैं वो डिजिटलाइजेशन इनवाइस भी जारी करे, उसको हम विद होल्डिंग के लिए भी टैक्स पूछेंगे। जी। यानी आप उसकी tax इनकरेज जो है return file- नॉन फाइलर को कर रहे हैं जी, अगर आप वो अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल की तो उससे 50,000 पर मंथ जुर्माना भी लेना है, अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दी तब उसको पेनल्टी भी देनी है, उसको सरचार्ज भी देना है। यानी कि जिसने सबक याद किया तो छुट्टी ना वो मिली। छुट्टी ना मिली, यही वाला हाल। नहीं तो हुकूमत का ये मॉडल क्या है, मतलब मईशत को संभाला देने के लिए हम हर बार सुनते हैं तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूल किया गया, ताजर बरादरी को टैक्स नेट में लाना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या सिस्टम है, हर बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं हो रही, वही उसी पे चल रहे हैं, हम लूप में लगे हुए हैं जैसे। देखिए जी, हर दफ़ा हम तजर्बात करते हैं। पहले है। हम ताजर दो स्कीम लेकर आए थे, उसके बाद हम रिटेलर्स की अब स्कीम लेके आए स्मॉल रिटेलर्स के लिए। तो हम अभी भी हमने रिटर्न जो है जो 1 जुलाई को पोर्टल में होनी चाहिए थी अवेलेबल फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हमने अपने रेवेन्यू को खुद लॉस किया। हम तजर्बात कर रहे हैं, हमने 27 जुलाई को पोर्टल में रिटर्न दिया, रिटर्न फाइल करें। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, ठीक है। और आइन के मुताबिक जो कानून है वो है 3 मंथ आपने रिटर्न फाइलिंग के टाइम देना होता है। ठीक। तो हम अपने तजर्बात कर रहे हैं, हम एक साल के अंदर रिटर्न ही नहीं बना सकते। हम रिटर्न में हर नए साल तजर्बात कर रहे होते हैं, कभी आईआरएस में तब्दीली कर रहे हैं, कभी रिटर्न में तब्दीली कर रहे हैं। अभी भी रिटर्न का टेक्निकली काफ़ी मसाइल्स हैं, इश्यूज हैं, वो हमने उनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। राना साहब ज़रा ये लास्टली हमें ये बता दें कि बहुत सारी आपने देखा होगा बहस मुबाइसे होते हैं, टॉक शोज़ में भी बात होती है जी इधर तो बड़ा टैक्स रेशो कम है, बाहर तो बहुत टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें ना गाड़ी पे भी आप टैक्स दे रहे हैं, आप सालाना टैक्स दे रहे हैं, घर पे भी दे रहे हैं, कोई सांस कमोडिटी लेने पे भी दे है, हर चीज़ पे आपको बिजली के बिलों पर टैक्स है, पता नहीं कोई कौन सी फीसें आप पे डाली हुई हैं। तो ज़रा ये बता दें कि यहाँ टैक्स क्या कम है जो बताया जा रहा होता है हुकूमत की तरफ से, हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से कि जी यहाँ पे तो टैक्स बहुत कम। देखिए जी, यहाँ पे जो टैक्स है वो तकरीबन यहाँ पे 45% टैक्स बन जाता है अगर आप 45% बन जाता है, यस, ओवरऑल बाहर के मुल्कों में भी इतना ही है। इतना ही है। बेसिकली हमारे यहाँ पे टैक्स कल्चर नहीं है, हम लोग टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते और उस टैक्स को क्लेम नहीं करते, और दूसरा ये है कि अवाम का एतमाद नहीं है। सर पे बैक भी तो नहीं है ना राना पे साहब? बैक नहीं, मैं वो उधर ही आ रहा हूँ कि अवाम का अदम इतमाद है कि हम टैक्स अगर देते हैं तो वो कहाँ हमें कोई फैसिलिटी कोई नहीं। देखे ना वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बड़ी ज़बरदस्त हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आप देख लें कि जो अर्ली एजुकेशन है वो भी फ्री है, फ्री होती लेकिन यहाँ पे आप देखें कि 45% दे के भी ये सब चीज़ें आपने खुद ही सभी मैनेज करनी है, तो मुश्किलात तो फिर लोगों के लिए बिल्कुल है। देखिए जी, इसमें यह है कि अगर हम यहाँ जो टैक्स पेयर्स है और नॉन टैक्स पेयर्स के लिए सबके लिए कानून यहाँ बराबर है। जब तक हम इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे, जब तक फर्क महसूस नहीं होगा, तो लोग इसलिए टैक्स नेट में नहीं आएंगे और अवाम का एतमाद नहीं एतमाद हासिल हो, करें, और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो भी कंसिस्टेंसी हो। यदि आज हम एक बजट देते हैं तो 2-3 बार मिनी बजट भी ले आते मिनी हैं। बजट भी आ जाता इसका मतलब है कि अवाम के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी है और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज नहीं है, है। सही। इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आती और मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रीज नहीं लग रही। वो लगाने वाले भी हुकूमत कहते हैं कि को जब भी- तक हम जी। ऑपरेशनल करेंगे अपनी इंडस्ट्री को तो पता नहीं कि कौन सी नई पॉलिसी आ जाए, वो पता नहीं हमें सूट करेगी। यानी बहुत शुक्रिया आशिक अली राना साहब आपके वक्त, और बड़ी ज़बरदस्त जी डिस्कशन रही है, और बिल्कुल अगर आप अभी तक फाइलर नहीं है तो आपको हो जाना चाहिए, हो जाना रिटर्न अपनी चाहिए। जमा और करवानी थोड़ा सा चाहिए। एतमाद रखना चाहिए। वो अलग बात है, हुकूमत हमारे से टैक्स कलेक्ट करके कुछ करती नहीं है, और यही आम आवाम का सड़कों पर निकल जाए तो आवाम यही कहती है 80 टैक्स दे रहे हैं, लग कितने रहे हैं, तो वही वाली और अवामी सूरत मुतालबा हाल ये है। भी है कि आप लाहौर में ब्यूटिफिकेशन के बहुत सारे काम देख रहे हैं, ठीक है ये ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि जो टूटी हुई सड़कें हैं वो बननी चाहिए, बननी और चाहिए। ये पूरे पंजाब में जो है ये इस तरह से ही काम होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जनाब ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। व्हाट्सएप ने अपने करोड़ों सारिफीन को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी एक इंतहाई शानदार और जदीद फीचर मुतारिफ कराने का फैसला किया है, और देखा जाए तो इस नए स्कैम डिटेक्शन फीचर का बुनियादी मकसद फ्रॉड पर मबनी चैट्स को वक्त से पहले शनाख्त करके सारिफ को अलर्ट करना है। इस फीचर की खास बात यह है कि ये मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से सारिफ के स्मार्टफोन में ही काम करता है, जिसकी वजह से मैसेजेस की एंड टू एंड इनक्रिप्शन मुकम्मल तौर पर महफूज रहती है और प्राइवेसी भी मुतासर नहीं होती। वो जो मैसेजेस आते हैं कि आपका इतना इनाम निकला है, आप जीतो पाकिस्तान से इतने लेकिन पैसों मैं के आजकल हकदार हैं। एक चीज से बहुत डिस्टर्ब हूँ, ये कोई भी चीज आप किसी ब्रांड से बाय करते हैं तो वो जबरदस्ती प्रमोशन के लिए आपके पास चैट में आती है, प्रमोशन के लिए मैसेज आते ही आते हैं, उनको आपको फिर देखिए ना, जाकर आप बंद जब करना बाइंग होता कर है। रहे होते हैं तब वो कहते हैं अपना नंबर जरूर Exactly. बता दें। तो वो ये इसका भी कोई हल निकलना चाहिए, और इसका जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा जी ज़बरदस्त इकदाम उठाया, अच्छा फीचर है, इसका तरीकाकार इंतहाई सादा लेकिन मौसर है। ये AI मॉडल ऐसे
तमाम नावाकिफ नंबरों से आने वाले पैगामात की ज़ुबान और गुफ्तगू के अंदाज का जायज़ा लेता है जो आपके फ़ोन में महफूज नहीं होते, और अगर सिस्टम को किसी चैट में फ्रॉड का आंसर महसूस हो तो वो फ़ौरन आपकी स्क्रीन पर एक वार्निंग या अलर्ट भेज देता है जिसका पता जी दूसरे शख्स को बिल्कुल नहीं चलता, और इस अलर्ट को देखकर आप उस नंबर को फौरी ब्लॉक या रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि वो शख्स काबिल एतमाद है तो आप उसे ट्रस्टेड भी करार दे सकते हैं, और जिसके बाद व्हाट्सएप इस चैट के लिए दोबारा अलर्ट नहीं दिखाएगा। तो बस आप जल्दी से अपने व्हाट्सएप कर लें ताकि मुमकिन फ्रॉड से जो है अपडेट करने के लिए हम थोड़ा सा वक्त चाहिए, ब्रेक अगर आप ले लें। ब्रेक ले लेते हैं, हम भी अपडेट कर लेते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की नई नस्ल और उनके वालिदैन के दरमियान एक वाज़े और बड़ा जनरेशन गैप नज़र आ रहा है। हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था और आप लोग हमें समझ ही नहीं सकते हैं। ये दो वाज़े ऐसे जुमले होते हैं जो हर घर में सुनने को मिलते हैं, और एक तरफ वालिदैन को लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं और हर नसीहत पर बहस करते हैं और बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ बच्चों का कहना है कि वालिदैन उन्हें आज़ादी नहीं देते, उनके जज्बात, उनकी प्राइवेसी की कदर नहीं करते और उनके करियर से लेकर ज़ाती ज़िंदगी तक हर फैसले पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। और दिलचस्प और अहम मामला यह है कि बच्चों को रोकना टोकना तरबियत है या फिर उनकी ज़हनी आज़ादी छीनना। वालिदैन को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए या फिर एक हद बरकरार रखनी चाहिए। आज की नस्ल डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी अफसर बनने की बजाय अपने अलग करियर चुनना चाहती है। सोशल मीडिया पर शोहरत भी चाहती है, जबकि वालिदैन का खौफ उनकी हिफाजत के नाम पर रुकावट बनता है। एक तरफ तो वालिदैन के पास ज़िंदगी का तजर्बा है तो दूसरी तरफ नई नस्ल के पास मालूमात की भी ताकत है, इसको भी मानना पड़ेगा। तो इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कैसे पैदा हो, इन्हीं तमाम अहम सवालात का हल तलाश करने के लिए हमने इन्वाइट किया है मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर और माहिर तालीम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। वेलकम डॉक्टर साहब। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है और आज की नस्ल और उनके वालिदैन की सोच में हम देखें तो बहुत ज़्यादा गैप है। बच्चों को लगता है वालिदैन उनके जज्बात नहीं समझ पा रहे, वालिदैन कहते हैं कि जी बच्चे कहने सुनने में नहीं है। इस कम्युनिकेशन गैप की बड़ी वजह क्या है और किस तरह इसको फिल किया जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आज के वालिदैन हैं ये वो पहली नस्ल है कि जिनके हाथ में सोशल मीडिया और इंटरनेट आया था, और जब इनके हाथ में सोशल मीडिया और इंटरनेट आया तो इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। इस दौरान में अल्लाह ने इनको औलाद दी। ये उनकी तरबियत उसी तरीके से करना चाहते थे जिस तरीके से इनकी अपनी तरबियत हुई थी, जबकि इनके वालिदैन के पास सोशल मीडिया नहीं था। लिहाजा ये उस जो डिजिटल दुनिया के तकाजे थे ये उसको मद्देनजर रख कर अपनी पेरेंटिंग के स्किल में वो तब्दीली नहीं ला सके। जो आज के वालिदैन हैं ये वो वालिदैन हैं जो कि खुद इंटरनेट के एडिक्ट हुए, जो सोशल मीडिया के एडिक्ट हुए। इन्होंने बच्चों के साथ जो वक्त देना था जो कि उनके वालिदैन उन्हें दिया करते थे ये दे नहीं सके। पुराने जमाने में वालिदैन बच्चों से बातें किया करते थे, इन वालिदैन ने उनको गैजेट्स दे दिए। वो उनको लॉन्ग टर्म गेन के लिए तैयार करते थे, इन्होंने शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के सामान उनको प्रोवाइड कर दिए। लिहाजा अगर आप ये जेन जी को या बच्चों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, इससे ज्यादा वालिदैन को खुद ये देखना चाहिए कि उनकी पेरेंटिंग कैसे मुख्तलिफ थी उस पेरेंटिंग से जिस पेरेंटिंग के प्रोसेस से वो गुजरे। तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, ये पूरी दुनिया की एक ट्रेजेडी है। और जब तक और ये जमाना जो है वो पिछले जमानों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। जब टेलीफोन इजाद हुआ था दुनिया में फर्क पड़ा था, स्पीकर इजाद हुआ, प्रिंटिंग प्रेस बना, रेलवे का इंजन बना, फर्क पड़ा था। मगर सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने के बाद जो फर्क पड़ा है, ऐसा फर्क अभी पूरी दुनिया में कभी भी इस तरह का फर्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा ये जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की तरबियत में वो डेफिशिएंसी रह गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर इन दोनों के दरमियान एक तजाद आ गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन ओवरऑल अगर हम मुआशरा भी देखें, सोशल मीडिया का एक प्रेशर भी है, हमारे हीरोज भी बदल चुके हैं और फिर जो चीज़ हम देखते हैं उससे फिर हम एक तरह से कह लें कि फ़ैन भी बन जाते हैं और फॉलो भी करना चाहते हैं। और किसी और की ज़िंदगी से जब हम इतने इंस्पायर हो जाते तो हमें लगता है कि शायद ऐसे ही गुजारेंगे तो एक एलीट क्लास सो कॉल्ड वो मतलब सोशल मीडिया सोसाइटी का हिस्सा बन सकेंगे। तो लोग अब
देखो सो देखिए अपने बच्चों को चाहते भी हैं, हर कोई चाहता है यूट्यूबर बन जाए या इन्फ्लुएंसर बन जाए, किसी की वो ख्वाहिश भी नहीं रही शायद पेरेंट्स की कि पहले जब हम सुना करते थे कि जी इतने नंबर्स लाने हैं, पोजीशन होल्डर होना चाहिए, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो ख्वाहिशात भी नहीं रही। जी, अब देखिए क्या सही है क्या गलत है ये तो कहना तय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात बहुत बुनियादी जरूरत है हमें समझने की कि पिछले कोई 40-50 साल में पूरी दुनिया का निजाम इस तरह का बन गया है और उसके पीछे एक कैपिटलिस्ट सोच जो है वो कार फरमा है जी। कि आपके बाहर की चीजें जितनी ज्यादा होंगी ना उतने आप ज्यादा कामयाब होंगे। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि बाहर की चीजें भी हासिल करनी चाहिए, आपको एक अच्छी गाड़ी भी चाहिए, आपको अच्छा लिबास भी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो अंदर का इंसान है उसका बनना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से बने हुए नहीं होंगे, अंदर से आप तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, अंदर से तरबियत याफ्ता का क्या मतलब ये है कि आप बाकिरदार हैं कि नहीं हैं, आपके अंदर वो सिफात हैं जो कि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मसलन सच बोलना, ईमानदारी करना, खैर खाही करना, एम्पैथिक होना, दूसरों का ख्याल रखना, मुश्किल आ जाए तो उसमें क्या करना, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, गुस्से को कैसे काबू पाना, ये वो तमाम स्किल्स हैं जो कि इंसान अगर इन स्किल्स के साथ कम वसाइल में भी होगा तो वो एक इत्मीनान वाली जिंदगी गुजारेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमें समहाउ इस चकाचौंध ने, अब देखिए जो एक फिल्म की एक्ट्रेस या फिल्म का एक्टर या एक स्पोर्ट्समैन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपको उसकी सिर्फ ग्लैमरस लाइफ नजर आ रही है, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि घर के अंदर उसके हालात कैसे हैं, बीवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, कितनी दफा उसको तलाक हो चुकी है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ उसकी ग्लैमरस जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना उसी को इमिटेट और कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा किया जाए, देखें इसका नौहा तो हम बयान कर सकते हैं। करना ये चाहिए कि दोबारा से वालिदैन को ये समझना चाहिए कि इंसानी जहन की तरबियत कभी भी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं हो सकती। इंसानी जहन हमेशा ऑर्गेनिक वे में सीखता है और वो ये होता है कि वो लोगों से सीखता है, वो फितरत के साथ सीखता है, वो तजुर्बे करके सीखता है। बिल्कुल जावेद साहब, यही नुक्ता है कि वालिदैन का एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है और आजकल के तो वालिदैन देखा जाए तो निस्बतन नसीहतें भी कम करते हैं पहले की निस्बत, लेकिन बच्चे उनको भी उस नसीहत को भी अपनी आज़ादी में, अपनी फ्रीडम में मुदाखलत समझते हैं। बच्चों को रोकना टोकना कहाँ तक हम कह सकते हैं कि तरबियत है और कहाँ तक ये वाकई उनकी आज़ादी छीनने का भी बायस बन सकता है? देखिए आपने ये कहा ना कि वालिदैन के पास तजुर्बा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो अब के वालिदैन है ना, इनके पास तजुर्बा नहीं है। ये वालिदैन खुद भी ऑर्गेनिकली एडल्ट लाइफ के अंदर इन्होंने तरबियत हासिल नहीं की है। ये खुद भी सोशल मीडिया, यानी मेरा मतलब है यंग पेरेंट्स से है जिनके बच्चे 5, 7, 8 साल की उम्र के हैं, तो ये खुद भी जो है ना इन पेरेंटिंग के उन उसूलों से वाकिफ नहीं है। इसलिए हम ये कहें कि इनके पास तजुर्बा है तो ये बात भी इतनी दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके सवाल का जवाब ये है कि चाहे आज से 50,000 साल पहले का बच्चा हो या आज का बच्चा हो, बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर सख्ती को बर्दाश्त करने का और उसके अगेंस्ट जो है एक रेजिस्टेंस डेवलप करने का कोई मैकेनिज्म नहीं मौजूद होता। 7 साल की कम उम्र के बच्चों को आप हमेशा रोल मॉडलिंग के जरिए सिखाते हैं। 5 साल के बच्चे को अगर उसने पानी का गिलास तोड़ दिया है और आपने थप्पड़ मार दिया है तो वो बच्चा इस थप्पड़ को समझने से ही कासिर है कि मुझे क्यों मारा, क्योंकि उसके नजदीक सही और उसके नजदीक गिलास तोड़ना गलत बात नहीं है। तो इसलिए वालिदैन, जहां तक सख्ती का ताल्लुक है, 7 साल की उम्र से पहले तो सख्ती बिल्कुल मना है और 7 साल की उम्र के बाद फिर आप सख्ती के लिए जो लफ्ज यूज करते हैं उसे डिसिप्लिन कहते हैं, उसको सजा नहीं कहते, उसको कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं कि बच्चे को नफे नुकसान का जिम्मेदार ठहराना कि अगर आप फर्ज करें रात को 8 बजे नहीं सोएंगे तो अगले हफ्ते को हम पिकनिक पे सारे लोग, फिर आप लोग साथ नहीं जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को और बेटा डिसिप्लिन तब हो सकता है जब घर में एक रोल मॉडलिंग होगी। अगर माँ ने भी 2 फोन उठाए हुए हैं, बाप के हाथों पे भी हर वक्त फोन है और बच्चे के बारे में ये शिकायत है कि ये बच्चा तो मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। अच्छा, माँ घर में खाना नहीं बनाती और वो कहती है देखें जी ये तो शाम को 10 बजे जो है वो फोन करके तो फूड पांडा से खाने मंगवा लेता है। तो बेसिकली बच्चों की तरबियत
जिसे हम कहते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या प्रिंसिपल है जिनसे जी। अच्छे बच्चे बन जाएं। प्रिंसिपल ये है कि पहले वालिदैन अच्छे बने। अच्छे वालिदैन को सही। पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है, बिल्कुल, और वो जब वालिदैन पेरेंटिंग को। सीखते हैं तो जी। फिर बच्चे उसके नतीजे में खुद ब खुद बाकिरदार होते हैं। बाकिरदार होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, हम ये भी देखते हैं, जब हमारी नस्ल पुरानी पिछली देखें, अगर बच्चे थे तो वालिदैन का कहीं ना कहीं रोब दबदबा था और सुनते भी थे और कोई लिहाज भी था, अदब अदाब भी था। आजकल में अगर हम देखें तो पेरेंट्स का एक माइंड सेट है कि जी बच्चों के साथ दोस्त बन जाएं। वो दोस्त बनते बनते फिर वो एक मकाम या एहतराम कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता, मुतासिर हो जाता है। इसलिए बच्चे भी ऊपर से आते हैं और बच्चे कहते हैं आप कौन होते हैं मुझे सिखाने वाले। इस तरह के भी जुमले हमें देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं। देखिए, दोस्त के साथ कभी भी आदमी इस तरीके से गुफ्तगू नहीं करता। आप खुद देखिए, आपकी जो बहुत गहरी दोस्त होंगी कोई, जी। कभी आपने उनको कहा है कि आप कौन होती हैं मुझे सिखाने वाली? जी। आप कभी भी नहीं कहते। हम्म, तो वो जो दोस्त बनना है ना, वो वालिदैन को सही तरीके से दोस्त बनना नहीं आता। ठीक है। वो सख्ती कर रहे होते हैं। देखिए, 7 साल की उम्र, मैं बार बार इस लफ्ज को बता रहा हूँ, 7 साल की उम्र में जब वालिदैन बच्चों के ऊपर सख्ती करते हैं, उसके नतीजे में बच्चे और वालिदैन के दरमियान दूरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। जब वो दूरी क्रिएट हो जाती है तो उस दूरी के वैक्यूम में कोई ना कोई और आ जाता है। एक जमाने में कोई गली मोहल्ले का कोई बड़ा बदमाश लड़का, कोई और दोस्त, कोई और जी। आ जाता था जो सिगरेट पीना भी सिखाता था वगैरह। जी। आज उसकी जगह पर सोशल मीडिया आ जाता है। एक सोशल नए अब्बू मीडिया, बन जाते हैं जिनका बिल्कुल। नाम है मोबाइल फोन। मोबाइल तो फोन। नई अम्मी बन जाती हैं, वो जिंदगी में आ जाते हैं। अब बच्चा जो है वो, उसके लिए वालिदैन काबिल एहतराम नहीं रहते। जी। और ये नहीं कि कॉन्शियसली आप उनके वालिद के बारे में कुछ कहेंगे तो वो लड़ने को तैयार हो लड़ने जाएगा या को हो तैयार जाएगी। है, ऐसे ही। लेकिन सबकॉन्शियसली वो अपने वालिद को और वालदा को इस काबिल नहीं समझता कि उसकी बात मानी जाए। देखिए, जो भी बच्चा अपने वालिदैन का कहना नहीं मानता, उसका सिंपल एक मतलब है कि उसके सबकॉन्शियस में ये बात आ गई है कि ये इस काबिल नहीं है कि इनकी बात मानी जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी। तो जब ये वाली सूरत हाल होती है तो वालिदैन कहते हैं ये तो बड़ा बदतमीज है, ये तो मेरी बात नहीं बदतमीज मानता। है। लेकिन उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कार फरमा है। इसलिए मैं तो पिछले कई सालों से ऐसी कोशिश कर रहा हूं। मैंने उस पर किताब भी लिखी है, मैंने कोर्सेज भी डेवलप किए हैं ताकि मैं जी। पेरेंट्स को बता सकूं कि आपकी जिंदगी में सबसे कीमती टाइम वो है जब आपका बच्चा 5 साल की उम्र तक का है। और ये वो वक्त होता है जब वालिदैन ये समझते हैं कि इस बच्चे को जितने खिलौने ला के दूंगा, जितनी गैजेटरी ला के दूंगा, इसके लिए मैं जितना 2-2, 3-3 नौकरियां करूंगा, उतना इस बच्चे की खिदमत होगी। जबकि उस बच्चे की जरूरत उस वक्त ना कोई मशीन है, ना जी। गैजेटरी है, ना कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उस वक्त उस बच्चे की जरूरत यह है कि गोद में लेके उसको कहानियां सुनाई जाएं, जी। उसके साथ तितलियां पकड़ी जाएं, उसके साथ मिट्टी के घर बनाए जाएं और उसके साथ पौधों को पानी दिया जाए। वक्त गुजारा। और ये उसकी तरबियत है। वाह, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो वालिदैन को आर्ग्यू करने के, बच्चों के सवालात करने को कितना जो है वो वेलकम करना चाहिए, ना कि उसको बदतमीजी समझना चाहिए। बच्चों के हर सवाल का जवाब दिया जाए या उनको ये कहा जाए कि बेटा इसके का जवाब मेरे पास है नहीं, तो इंशाल्लाह मैं भी तलाश करता हूँ, तुम भी तलाश तुम भी करो, तलाश तो करो। फिर हम आपको बताते हैं। उनके किसी सवाल को भी रद्द नहीं करना चाहिए, किसी भी सवाल को रद्द नहीं करना चाहिए। मैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर लोगों को बताता हूँ कि आप घर में एक व्हाइट बोर्ड बना लें और अगर बच्चे ने कोई बहुत ऑड सा सवाल पूछा है और आपको उसका जवाब नहीं आता तो उस व्हाइट बोर्ड पे लिख लें और बच्चे को कहें कि आप भी तलाश करो, मैं भी तलाश करता हूँ, अम्मी भी तलाश करती हैं। जिसको पहले दादा अब्बू से भी पूछते हैं, जिसको पहले पता चले वो हमें बता दे। तो आपके घर में एक इल्मी माहौल बन जाएगा और इल्मी गुफ्तगू होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत। ये ना हो कि आपको जवाब नहीं आता तो आप बच्चे को चुप करवा दें, डांट करवा दें। अच्छा, लास्टली बताइए। नहीं, आप कहें बेटा मुझे जवाब नहीं जी। आता। जी। देखिए, ये बच्चा ये भी तो सीखेगा ना। जी। बच्चे को ये भी तो सीखना है ना कि अगर मुझे जवाब ना आता हो तो मुझे ऑनेस्टली कहना है कि मुझे जवाब नहीं कहना आता। है, तो बिल्कुल। हाँ, तो आप बच्चे को ये कहिए कि बेटा आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ मुझे इसका जवाब आता नहीं, लेकिन मैं आज इंशाल्लाह पता करता हूँ। और फिर मैं आज ये पूछता हूँ, पता करके लर्निंग आपको स्किल्स भी डेवलप होंगे कि अगर सवालात के जवाब नहीं आते तो रिसर्च भी करनी होती है। अच्छा, लास्टली बताइएगा, खुशगवार और मुतवाजन घराना कैसे तश्कील दिया जा सकता है? खुशगवार और मुतवाजन घराना वो होता है कि जिस घराने में सब लोग मुस्कुरा रहे हों। ये वो घराना होता है जिसमें उस घर के अंदर एक डिसिप्लिन हो, उस घर के अंदर लोग एक दूसरे की बात सुनने का हौसला रखते हों और उस घर की हेल्दी हैबिट्स हों। तो जिस घर में हेल्दी, देखें ना, अगर सब लोग टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, सुबह घर में एक्सरसाइज होगी,
कम से कम एक खाने में सारे लोग इकट्ठे होंगे, सब एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, घर में स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम होगा, तो ये खुशहाल कराना होगा। बहुत ही खूबसूरत नक्शा आपने खींचा है और आई होप कि हमारी ये गुफ्तगू सुनकर इस तरह का हो भी, घराने ऐसे बने भी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत कुछ आपसे सीखा। और अगर ऐसा हो जाए वाकई तो जिंदगी जन्नत में हम जो कहानियां पढ़ते थे उसमें इस तरह के घराने जो है उनकी तस्वीरें भी लगाई जाती थी और कहानियां सुनाई भी जाती थी। अब तो वो वक्त ही नहीं रहा उज़ैर के खाने के मेज पर सब इकट्ठे ही हो जाएं, ब्रेकफास्ट में चलो इकट्ठे हो जाएं, कोई एक खाना ही साथ खा लें, वरना तो एटलीस्ट वन मील भी जो है ना वो एक टेबल पे नहीं ले। वन मील क्या, एक मील पर इत्तेफाक नहीं हो पाता, हर बंदे की अपनी अपनी मील होती है और वो अपनी मर्जी से खा रहा होता है। तो यस, घर में इत्तेफाक हो, प्यार हो, आपस में बैठकर गुफ्तगू करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम हो तो वाकई बड़ा खुशगवार माहौल होगा और फिर जहनी सुकून भी होगा। वो जो डिप्रेशन या एंजाइटी, ये सारे मसले जो बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, ये भी कम होंगे। तो बजाय घर से भी जन्नत का गुमा होगा। वाकई गैरों के पास जाकर कोई पनाह लेता है, कोई मदद लेता है, फिर नुकसान उठाते हैं, तो घर में जो लोग हैं आपकी मदद कर सकते हैं, सही मशवरा देख सकते हैं। तो गुफ्तगू कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप गुफ्तगू ही ना करें, ये भी बड़ा बिल्कुल जी। और अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और क्या आप अपने बच्चों के कद ना बढ़ने, कमज़ोर नशोनुमा और नज़र की कमज़ोरी से परेशान हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सुनो पाकिस्तान में हमारे साथ होंगे मारूफ मुआलिज हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब, जो कि बताएंगे बच्चों का कद बढ़ाने और बिनाई तेज़ करने के आसान और मौसर और कुदरती देसी इलाज क्या हैं। और आप भी लाइव शो में कॉल करके अपने बच्चों की सेहत से मुताल्लिक मसाइल का हल पूछ सकते हैं। और लाइव कॉल के लिए हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है, आप इस नंबर को डायल करें और अपने सवालात जो हैं वो कमेंट्स की सूरत में भी आप लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तो बिला ताख़ीर उनके पास ही चलते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। फरहान साहब, सबसे पहले तो हम देखें कि एक तो अब वो कहते हैं कि अब वो हाइट्स नहीं आ रही, अब तो बल्कि कोई अच्छे कद का नजर आ जाए, लड़का है लड़की है, तो लोग बड़े देखते हैं, हसरत के साथ देखते हैं, रश करते हैं कि जी बड़ी अच्छी हाइट है। ये क्या वजह है कि अब जो कद है ये कम क्यों होना शुरू हो गए हैं बच्चों के? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसकी बुनियादी वजूहात बहुत सारी हैं, जिनमें मेन बुनियादी वजूहात में नींद का कम होना, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स का सही तरीके से ना बन पाना, उसके अलावा हम आम रूटीन में देखते हैं जो हमारी ग़ज़ा, पहले जो ग़ज़ा थी वो घर के खाने थे, अब फिर फिज़िकली एक्टिविटी थी, बच्चे खेलते थे। अब देखा जाए तो बिल्कुल भी स्कूलों में एक्टिविटी ये ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो स्कूल में बाकायदा एक पीरियड होता था जिसमें ये कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ ना कुछ खेला जाता था फिज़िकली। अब फिज़िकली एक्टिविटी ना होने की वजह से अब बच्चे एक्सरसाइज करते नहीं हैं, विटामिन ए की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी होती है, खुराक में जिंक का इस्तेमाल बहुत कम है। अच्छा, ठीक है। अब जब खुराक में विटामिन कम खाएंगे, जिंक कम खाएंगे, प्रोटीन वाली चीज़ें कम लेंगे तो उसका नुकसान होगा। ठीक है। अब बच्चों की खुराक आजकल है क्या? उसमें फास्ट फूड है, जंक फूड है, बेकरी आइटम्स हैं, स्नैक्स हैं और कुकीज़ हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैदे वाली हैं, ये जुज़्वे बदन नहीं बनती। अब जब ये जुज़्वे बदन सही तरीके से नहीं बनती, ग़ज़ा डाइजेस्ट ही नहीं होती, तो बच्चों को अक्सर आजकल मेरे पास पेशेंट आ रहा है कॉन्स्टिपेशन या बार बार मोशन आना। अब दोनों सूरतों में अब ग़ज़ा जुज़्वे बदन कैसे बनेगी, खुराक लगेगी कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, मेरे पुत्र को खुराक लगती नहीं, खानू बड़ा कुछ लगी जाए। तो इसमें एक तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। फिर बाज़-औक़ात एक ऐसा भी होता है कि अब माँ बाप का कद कम है तो आगे बच्चे का कद भी कम होता है, तो उसमें भी। लेकिन अब बहुत सारी मैं समझता हूँ अगर बच्चे थोड़ी सी मेहनत करें, मेरे पास ऐसे बड़े केसेस हैं जब अब दवाई भी लें और बच्चे साथ एक्सरसाइज करें, लटकें, जंपिंग खास करके करें, इससे कद बड़ी जल्दी बढ़ता है। तो अगर साथ इंसान थोड़ा सा जुनूनी हो जाए, थोड़ी सी मेहनत शुरू कर दे, मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, थोड़ी सी ना बच्चों की तरबियत अगर हम अच्छी करें, अगर किसी का क्लास में कद छोटा है या घर में कद छोटा है तो हम उसे ना उल्टे नामों से पुकारना शुरू कर देती हैं। तो उसे अब बच्चा क्या होता है, वो जो है बड़ा परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है जब उसे उल्टे नामों से पुकारा जाता है, उसे छोटा कहा जाता है या छोटे कद वाला कहा जाता है। बड़े बड़े तो इससे ना फिर जब कोई रिश्ते वगैरह आती हैं तब भी मसाइल का शिकार होता है।
तो माँ बाप को चाहिए कि स्टार्टिंग में ही बच्चे के ऊपर तवज्जो दें ताकि उन्हें इन मसाइल का सामना ना करना पड़े कि जब रिश्ते उनकी आए तो कद की वजह से भी रिश्ता रह जाए। तो सही। इस वजह से यहाँ पे जो बेसिकली अलामात अक्सर माओं को भी पता नहीं चलता, हालांकि बड़ी सादा सा कुलिया है कि आप बच्चे को किस कैसे चेक करें कि बच्चे का कद छोटा है। ठीक है। अब अक्सर आप देखते हैं इस साल जो बच्चों के कपड़े बनाते हैं अगले साल बच्चों को छोटे हो जाते हैं। जी। अगर आप इतना ही सिर्फ देख लेना तो 2 साल हो गए मेरे बच्चे के कपड़े वही पूरे आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि बच्चे का कद रुक रहा है या आपस या में फिर माओ ने cousin- थोड़े से लंबे ले लिए हाँ, जो अच्छा, कि ये हमेशा होता ऐसे है, भी होता है पहले नहीं ये होता ऐसे ही है। होता है सही है। लेकिन माओ को इतना तो पता ना कि इतने बड़े लिए थे, बड़े लिए थे तो जी। अब पूरे आ जाने पूरे आ चाहिए, जाने चाहिए। अब भी बड़े हैं जी। यहाँ से। नहीं तो अक्सर जब बच्चे इकट्ठे होते हैं ना कजन वगैरह सारे बच्चे, तो उनमें से भी पता चल जाता है अब ये भी 2 इसका साल कद का है, नहीं ये भी 2 बढ़ा। साल का है, तो क्या इसका कद 4 फीट है? ठीक है, अब 7 साल का बच्चा है जो इसका कद 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट अगर है तो बिल्कुल ठीक है, सही। नहीं तो फिर जो है अच्छा, बचपन में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बच्चे का कद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कहते हम हैं अक्सर देखते हैं उंगलियां ओए, लंबी इसका हैं, कद इसकी नहीं पाँव बढ़ की रहा, ये उंगलियां नहीं बड़ी हैं। बढ़ेगा। बिल्कुल जी। बच्चे के ना वो कहते हैं ना हड्ड पैर, यानी कि बच्चे के हाथों से पाँव से पता चल जाता है कि इसका कद लंबा होगा। ठीक है। लेकिन अक्सर माएँ तवज्जो नहीं देती। पहले क्या करती थी माएँ, मालिश करती थी बच्चों की डेली बेसिस पे। जी। मसाज करने से क्या होता है, मसाज करके मालिश करके थोड़ी देर तक धूप में बिठा देती थी। अब धूप क्या, विटामिन डी। अब जब उसकी मालिश होगी, अब देसी घी से मालिश करती थी, वो भी विटामिन डी, तो बच्चों की हड्डियां भी मजबूत होती थी, कद भी। सही। अब इसके लिए अगर नुस्खे की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं कीम साहब, इससे जिनसे पहले कद कि हम बढ़ता है। नुस्खे की तरफ बढ़े, कॉलर है हमारे साथ, तो सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद आसिफ बोल रहा हूँ, सही बात से बोल रहा हूँ। जी और- आसिफ साहब बताइए सवाल अपना। जी मेरे बेटा है एक छोटा, तो एज के हिसाब से ना उसका कद जो है ग्रो अप नहीं हो रहा। उसको उनको जो है डॉक्टर ने मेडिसिन भी रिकमेंडेड की है और खुराक भी रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक उनको है। जो बेटे को खुराक की जरूरत है सब दे रहे हैं। जी। उसके अलावा जो है ना उनका जो बच्चे का ना कद जो है वो बढ़ नहीं रहा और वीकनेस बहुत ज्यादा है। काफी जो है ना परेशानी है इसके ठीक है, कोई हल ठीक है बना आसिफ दें। साहब। हकीम साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे आसिफ साहब से? आवाज मुझे तो बाकी- सही नहीं आई। आप उनका मुझे बता कहना दें। ये है कि उनके जो बच्चा है उनका कद नहीं बढ़ रहा और मेडिसिन भी दी है, खुराक भी बेहतर है, डाइट भी है, लेकिन बच्चा वीक भी है, तो मसले का हल क्या है? अच्छा, यहाँ पे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती या स्टूल बार बार तो नहीं आता? अगर कॉल पे हैं जी, तो ये हाफिज साहब का ये सवाल है कि बच्चे का स्टूल इजीली पास होता है, कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, तो दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं और इस मसले का हल जान सकते हैं। वैसे आप अच्छा, यहाँ पे बता मैं बता देता हूँ, बाज़ औक़ात होता है कि स्टूल बच्चों को पास नहीं हो रहा होता 2-2, 3-3 दिन। इसकी वजह से ड्राइनेस, खुश्की बढ़ जाती है और खुश्की क्या करती है, सुकेड़ पैदा करती है। जी। तो इस वजह से भी बच्चों का कद नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता। अगर बच्चों का कद सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो उसके लिए बड़ा सादा सा कमाल का नुस्खा ठीक है। वो क्या? और बड़ा मज़ेदार है, बच्चे बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। गुड़ ले लें, अच्छा वाला देसी गुड़ हो, 50 ग्राम गुड़ है तो 50 ग्राम ही देसी घी ले लें। ठीक। अब दोनों को आप फ्राई पैन में डाल के गरम करें। जब गरम करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर जो इसका ना मेल्ट होने के बाद जी। ऊपर देसी घी ऊपर आ जाएगा। अब सही। देसी घी ऊपर से उतार के रख लें, ये आपकी दवाई तैयार होगी। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम ये बच्चे को देना है और आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद। 2 चीज़ों में याद रखें, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, जी। कोई चीज़ नहीं देनी। ठीक। 1 चम्मच सुबह शाम दें। जब बच्चे को स्टूल ठीक आना शुरू हो जाए फिर 1 टाइम कर दें। इतना कमाल का नुस्खा है। ऐसे बच्चे जिनका कद नहीं बढ़ता कॉन्स्टिपेशन की वजह से, सही। या बच्चा मोटा ताज़ा नहीं हो रहा, सेहत नहीं सेहत पकड़ नहीं रहा, पकड़ रहा। खून की कमी हो रही है, बच्चे को नींद अच्छे तरीके से नहीं आ रही, जी। उसका बेहतरीन इलाज है कि ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया जाए। तो इससे बच्चे का कद भी बढ़ेगा, नींद भी आएगी और बच्चा सेहतमंद भी होगा। अच्छा हकीम साहब, ये भी मसला होता है कि बच्चे खा भी रहे होते हैं, डाइट भी अच्छी होती है, पेरेंट्स भी बहुत अच्छी टेक केयर करते हैं, लेकिन बच्चा लेजी रहता है, खाने के बाद भी निढाल है। अच्छा, ये ना ऐसे बच्चे अक्सर सुस्ती काहली का शिकार, आंतों में इन्फेक्शन होता है, जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही नहीं हो रही होती, होती है। स्टूल उन्हें दिन में 2-3 दफ़ा आ जाता है और मोशन की तरह पतला आ जाता है। सही, अब उसमें क्या होता है, आंतों में इन्फेक्शन होती है।
अब ऐसी सूरत हाल जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ऐसे में ना बच्चा हर टाइम बुखार वाली कैफियत में रहता है। ठीक है। तो बुखार वाली कैफियत को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है कि ऐसे बच्चे को अगर चंद दिन, और ऐसे बच्चे का अक्सर गला भी ख़राब रहेगा, ठीक है, हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम और कुट शीरी ले लें 50 ग्राम। इतना कमाल का नुस्खा है। ऐसे बच्चे जिनका टॉन्सिल्स की वजह से कद रुक जाए, आंतों में इन्फेक्शन की वजह से गजा से जुज़्वे बदन ना बने, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, ज़िद, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, लेजीनेस हो, ऐसे बच्चे को अगर ये वाला सफूफ बना के इसमें थोड़ा सा शहद मिला के बच्चे को सुबह शाम चिटा दिया जाए या वैसे ही सफूफ 2 चुटकी खिला दिया जाए तो बेहतरीन है। इससे बेहतरीन हकीम साहब नुस्खा तो बड़ा ज़बरदस्त आ गया। लाइव कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आशी है जी जी। और मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा है वो दूध पीता है, चिकन नहीं खाता, रोटी भी नहीं खाता, उसका कद नहीं बढ़ा हो रहा, 4 साल का है। उसके बारे में पूछना उसको क्या दूं कि उसका कद बढ़ा हो जाए। ठीक, हकीम साहब कुछ जानना चाह रहे हैं आप? अच्छा, बच्चा स्टूल ठीक करता है, पखाना बिल्कुल ठीक करता है? हाँ जी वो सब ठीक है, सोता भी है। अच्छा, आपने गौर से सुनना है। अच्छा, इस बच्चे को ना, क्योंकि ये दूध ही पी रहा है, ठीक है, ज्यादातर ये है प्रॉब्लम, बच्चे खाते कुछ नहीं है और दूध पे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे को मैं एक दवाई बताता हूँ, वो दूध में डाल के दे दे, उससे कद बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चों को गजा के ऊपर लेके ठोस गजा पे लेके हैं। बाज़ बच्चे की आदत होती है, पहले क्या करती थी माएँ ना, थोड़ा सा गुस्से से दूध नहीं देती थी, बच्चा रोता था, नहीं देती थी, फिर उन्हें कोई कस्टर्ड, सवैयाँ, सागुदाना, सूजी का हलवा, दलिया जो। अच्छा, बच्चों का कद बढ़ने में ये सारी ग़िज़ाएं बड़ा अहम किरदार अदा करती। पहले माएँ यही चीज़ें बना के देती, दूध वाली चीज़ें। बच्चों का आपने कद बढ़ाना, दूध वाली चीज़ें दे, जिसमें कस्टर्ड है, सवैयाँ है, सागुदाना है, दलिया जौ है, दलिया गंदम है, सूजी का हलवा है, मुरब्बा गाजर है। इस तरह की चीज़ें अगर खिलाई जाएँ तो इससे रतूबात बढ़ती हैं। जब रतूबत बढ़ेगी, अब देखिए ना, बच्चे का जो मिजाज रब ने बनाया, तर गर्म बनाया, उसके अंदर तरी ज्यादा होगी तो फिर साथ गर्मी होगी तो कद बढ़ेगा। बच्चे के अंदर लचक कितनी होती है, बच्चा गिरता है फौरन उठ के चल पड़ता है, ठीक है। अब बच्चे के अंदर तरी ही पैदा करनी है, उसको ऐसी ग़िज़ाएं देनी है। अब रही बात कि बच्चा दूध पी रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला दें जिससे बच्चे का कद बढ़े, उसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये आम बाजार से ना मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। अश्वगंधा बड़ी मशहूर चीज़ है, कद को बढ़ाने के लिए कमाल की चीज़ है। 50 ग्राम ले लें। मगज पंबा दाना, इसे बनौला भी कहते हैं, बेहतरीन चीज़ है। 50 ग्राम ये ले लें। ये है बदारी कंद, 50 ग्राम ये ले लें। 3 चीज़ों का पाउडर कर लें। इसमें अगर मीठा करने के लिए कुजा मिश्री थोड़ी सी मिला ली जाए, 50 ग्राम ही, बड़ा बेहतरीन ये सफूफ बन जाएगा। अब बच्चा अगर वैसे ही चुटकी खा ले या दूध में शामिल करके चम्मच का चौथाई हिस्सा बच्चे को पिला दे, बच्चे का कद भी बढ़ेगा, सेहत भी बढ़ेगी, जिस्मानी साख्त भी बेहतर होगी। और ये इतना ज़बरदस्त है कि एनर्जी लेवल के लिए अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे एक्टिव हो, फुर्तीले हो, तो ये खिलाना शुरू कर दें। और कैसी बात है, ये ऐसा नुस्खा है कि अगर थोड़ी सी बंदा मेहनत करे ना, कहते हैं कि 18 साल तक कद बढ़ता है, कद 22 साल 25 साल तक भी बढ़ता रहता है। लेकिन सिर्फ क्या मेहनत। अब देखिए, कुछ लोग अपनी सेहत के हवाले से, जैसे आप माशाल्लाह अभी भी एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज करना क्या है, आप पूरा दिन वर्किंग करते हैं, अपने जिस्म के लिए आप आधा घंटा नहीं निकाल सकते, 20 मिनट नहीं निकाल सकते। अब अगर तो बच्चा मेहनती होगा, थोड़ी सी हिम्मत करेगा, उसका कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। इसकी मिसाल मैं एक देता हूँ। मेरे कज़न थे, उनका कद नहीं बढ़ रहा था, उन्हें किसी ने मशवरा दिया डॉक्टर ने कि आप ना लटका करो। अच्छा। उसे जुनून इतना था, वो सुबह दोपहर शाम धूप में जाके लटकना शुरू कर दिया। सही है। अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, वो गिरा, दोनों बाजू टूट गए। अब उसने दोनों बाजू ऐसे लेके ना पट्टी करके, लेकिन उसका जुनून देखें, ठीक 2-3 माह के बाद उसका कद इतना जबरदस्त बढ़ा कि हम सब में से कद उसका ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, मेहनत जो है ना, उसको नहीं रोका। जी जी। बाजू टूट गया, बाजू टूटने के बाद फिर लटकना शुरू कर दिया। अच्छा। जंपिंग करनी सुबह दोपहर। लेकिन हकीम साहब, इसमें तो कुछ लोग कहते हैं कि आप लटकेंगे तो बाजू ही लंबे होंगे, आप नहीं लंबे होना, ये इस तरह की भी बातें की ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ एक जंपिंग जमीन का बड़ा कनेक्शन है, और उसके बाद लटकना। ग्रेविटी भी जो है ना, वो भी अपना काम करता है। आपने खुराक खा ली है, आप डाइजेस्ट नहीं करेंगे। हकीम साहब, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि लटकने से वाकई बढ़ता है कद या नहीं बढ़ता है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से मुखातिब है जी? अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन और कहाँ से मुखातिब हैं? जी अमजद बात कर रहा हूँ चकवाल से। सही, अपना मसला बताइएगा प्लीज़। मैं मसला ये है कि मेरा एक भाई है, तकरीबन 12-13 साल एज है, ठीक है, और उसका कद जो है वो बहुत छोटा रह गया है। ठीक है। कितना कद है इस टाइम? जी कितने फिट है कद बच्चे का? 13 साल उम्र है, कद कितना है इस टाइम? उसका तकरीबन 3 फुट है, 2.5-3 फुट कद है। हाँ, ये कम है। और बच्चे को कोई खून की कमी या बच्चा नींद पूरी करता है, बच्चे को स्टूल पखाना बिल्कुल ठीक आता है, कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? नहीं सर, कोई ऐसा इशू तो नहीं है उसके साथ, खाता पीता भी ठीक है। बच्चा मोबाइल तो नहीं ज्यादा देखता? नहीं, मोबाइल का तो कंट्रोल है। अच्छा, ये सब कुछ जी। होने के बावजूद ठीक ठीक है अमजद साहब, आपके मसले का हल जो है वो पूछ लेते हैं हकीम अच्छा, साहब से। ऐसे पेशेंट के लिए एक तो एक्सरसाइज, ठीक है, और साथ एक सादा सा नुस्खा है, इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि बांस जो है ना खुद भी लंबा होता है, कद भी लंबा करता है। जी, ऐसे बच्चे को बांस का मुरब्बा अगर एक टुकड़ा छोटा सा सुबह खिला दिया जाए, और उसके बाद एक बड़ा सादा सा नुस्खा है, बांस की ही जड़ लेके ठीक है, इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए। ठीक, अब जितनी बांस की जड़ है उतनी उसके अंदर शक्कर मिला ली जाए, इसका पाउडर करके रख ले। वो पाउडर दूध में मिला के उस दूध के साथ ये मुरब्बा बांस 1 इंच का टुकड़ा या 2 इंच का टुकड़ा डेली बेस पे खाना शुरू कर दे। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से टारगेट रख ले 90 दिन, ठीक है। 90 दिन के अंदर अंदर कद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो वो लटकने वाला फिर मामला भी बता दें, साथ साथ लटके भी वो। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, लटकना जरूरी क्या है कि बच्चे को एक शौक जुस्तजू पैदा होती है, और बच्चे का ना एक वो ध्यान हट जाता है। वो लटकेगा नहीं और भी फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, अब भाग जब दौड़ वो करेगा। लटकेगा तो उससे उसके अंदर थोड़ी सी चुस्ती आएगी। ठीक है। जब वो लटकने के साथ साथ फिर वो उसे शौक पैदा होगा, मैं जंपिंग करूं, मैं भागूं, मैं फिजिकली एक्टिविटी करूं, और पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, और उसका ध्यान उस तरफ चला जाएगा कि मेरा कद बढ़ेगा और इससे मेरा कद बढ़ जाना है। सही। जब सोच उसकी ये हो जाएगी ना, हम कोई भी काम कहते हैं ना, हकीम साहब ओवरऑल डायरेक्शन ही ठीक हो जाएगी। Yes. दूसरा जो मसला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा तरस भी आता है, इतने इतने मोटे चश्मे लगे हुए हैं उन्हें कि बंदा कहता है कि यार ये इतनी सी उम्र में इन्हें ये चश्मे लग गए हैं। मोबाइल का इस्तेमाल तो है ही, लेकिन क्या खुराक का भी मसला है जिसकी वजह से बिनाई कमज़ोर है, और क्या खुराक से ही उसको हम ठीक भी कर सकते हैं? बिल्कुल ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। बच्चों का जो बिनाई आजकल इतने मोटे मोटे ग्लासेस लग रहे हैं, इसमें जैसा आपने पहले ही बता दिया, एक तो मोबाइल जी, स्क्रीन टाइम बच्चों का फ़ौरन कम करें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। नुकसान दे रहा है। और उसके बाद नींद की कमी दूसरा, तीसरे नंबर पे उनको बाजार की चीज़ें बंद करें, बंद कर दो। ठीक, उनकी माएँ अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाएं। जब वो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें खिलाएंगी तो वो सही, जिसे हम कहते हैं ना, ऐसा हमें डाइट प्लान बता दें, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की डाइट जो बिल्कुल हर लिहाज से पूरी हो, तो वो वही डाइट होती है जो माँ या बीवी घर में बना के दे। बना के दे। ये बेहतर, क्योंकि घर में हम हर चीज़ पकाते हैं, हर चीज़ खाते हैं, बच्चों को वो दीजिए। फिर नज़र की कमज़ोरी अगर बच्चों को हो जाए तो पहले माएँ ये नुस्खा बना के रखती थी, इतना कमाल का नुस्खा है नज़र का, और मज़ेदार इतना कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा वो क्या? उसमें है जी, बादाम की गिरी ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम उसके अंदर सौंफ मिला लें, 100 ग्राम ही उसके अंदर ना पूजा मिश्री कि मैंने अभी दिखाई थी वाइट, ये तीनों चीज़ें मैं दिखा भी देता हूँ, ये 3 चीज़ें। तीनों ही बड़ी अगर आप, खुश जायका है। हाँ, और ये मज़ेदार होने की वजह से बच्चे ना बड़े शौक से खा लेते हैं, भी लेते हैं। और इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका कि अगर इसे मुसलसल खिलाया जाए, मोटे मोटे चश्मे जो लगे होते हैं ना वो भी उतर जाते हैं, उतर जाते लेकिन मुसलसल खिलाया जाए। और साथ मुरब्बा आमला, मुरब्बा आमला इतनी बेहतरीन चीज़ है नज़र के लिए, अगर वो खिलाया जाए 1 पीस बच्चे को डेली खिला दे, सही, नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आंखों में डालने के लिए इतनी कमाल की चीज़ है, आबे जमजम ले, आबे जमजम लेके अकेला ही जमजम डाल दें आंखों में डेली सही। बच्चों के। अगर इसको और अच्छा करना है, इसमें अगर 60 ml है, 60 मिलीग्राम, तो उसमें 2 चुटकी नमक, आम बारीक पिसा हुआ नमक 2 चुटकी मिला दें, सही।
यकीन करें इतना कमाल है, मैं तो रात भी इस्तेमाल किया, मैं तो डेली तकरीबन इस्तेमाल करता हूँ। रात को आप आंखों के अंदर डाल लें, उससे आपकी बिनाई बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, ये अगर बच्चों को इस्तेमाल करवाया जाए तो बच्चों का जो नज़र का इशू है ना, अल्लाह को तुमसे ठीक हो जाए। सुरमे का क्या कॉन्सेप्ट है? वो बचपन से ही सुरमे लगाते हैं कि अब तो शायद वो थोड़ा कम हो गया है गाँव देहातों में, लेकिन शहरों में भी पहले लगाया जाता लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है, सुरमा लगाना अब कम हुआ है तो नज़र के पेशेंट बढ़ गए जी। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया, जो अब्बाओ अजदाद से चीज़ें चलती आ रही होती ना, उसमें कुछ ना कुछ खासियत हिकमत होती है। बिल्कुल ठीक है। आज साइंस प्रूव कर रही है कि वाकई वो जो बुजुर्गों की चीज़ें वो ठीक है। देसी घी आज साइंस कह रही है इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं कोलेस्ट्रॉल के लिए, उसको कम करने के लिए, दिल के लिए। इसी तरह ही हकीम साहब इनके फ़वाइद पे भी बात करते हैं, वक्त थोड़ा कम है। कॉलर हैं, लाइव कॉलर हैं लाहौर से, साइमा साहिबा हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना मसला बताइएगा हकीम साहब। हेलो जी जी जी, हेलो, आप आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। साहिमा साहिबा, हकीम साहब सुन रहे हैं, आप अपना मसला बयान कीजिए। जी, मैंने ये पूछना था कि बेटा मेरा है 10 साल का, तो उसको ना नजर कमजोर थी तो ऐनक तो लगवा दी है, लेकिन वो फिर भी शिकायत करता है कि मुझे धुंधला नजर आता है। और कुछ देर पढ़ने के बाद साथ ही कहना शुरू हो जाता है कि सर दर्द होने लग गया, काफी दर्द होता है, फिर रोने भी लगता है। तो दिमागी कमजोरी है, नजर तो ग्लासेस तो लगवानी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब दर्द नहीं जा रही सर में, जो शदीद दर्द है। सही सही, चलिए बिल्कुल ठीक है, आपके मसले का हल जान लेते हैं हकीम साहब। अच्छा, इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है, बड़ा कमाल का। बादाम की गिरी ले लें 7 अदद। अगर देसी बादाम की गिरी बादाम लेके तोड़ें तो वो बेहतरीन है। ठीक है, रात को भिगो दें, सुबह छील के ना, और उसमें 5 अदद फिलफिल स्याह, एक होती है काली मिर्च, एक होती है वाइट मिर्च। वाइट मिर्च जो होती है ना वो इतनी तेज नहीं होती, वो ले लें 5 अदद। दोनों चीजें रात को भिगो दें, सुबह बच्चे को दे दें, चबा के खा ले। और ये अमल ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 41 दिन करना है। नजर की कमजोरी और दिमागी कमजोरी के लिए जादुई नुस्खा है, बेहतरीन। उसके बाद ऐसा जो बच्चा होता है, इसको मुरब्बा आमला सुबह और मुरब्बा हरड़ रात को, ये ना भूलें। दिमागी कमजोरी को ये कवर कर देगा। ग्लासेस उन्होंने लगाई हैं, साथ ये नजर के लिए भी अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता नजर को बेहतरीन कर देगा। उसके बाद सुरमे की आपने बात की, सुरमा जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतरीन चीज है। जो लोग सुरमा इस्तेमाल करते थे 100 साल तक भी वो कुरान मजीद, आज भी बुजुर्ग कई जब हमारे रिश्तेदार आते हैं तो वो बैठ के सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं बगैर ग्लासेस के। क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं हकीम साहब? क्या ये ड्राइनेस नहीं होने देता आंखों में? क्या है इसके अंदर? अच्छा, हमारी ना आइस को भी प्रोटेक्शन चाहिए, हिफाजत चाहिए। हम देखें बाहर जाते हैं कितनी डस्ट है, बिल्कुल उसी तरह हम जाके लेट जाते हैं। अब जो लोग 5 वक्त वुजू करते हैं उनकी नजर कम वीक होती है। जो ज्यादा सजदा लंबा करते हैं, ज्यादा देर तक सजदे में रहते हैं, उनकी नजर भी कम वीक होती है। उसकी रीजन क्या होती है? खून का दौरानिया बढ़ जाता है। एक जब वो वुजू करते हैं तो आंखें धुल जाती हैं। एक तो एक कुलिया अपना ले, अगर आपने आंखों की हिफाजत करनी है तो दिन में कम अज कम 5-6 दफा 7 दफा पानी ठंडा ना छींटे जरूर मारा करें। उससे जो डस्ट है वो, हम क्या करते हैं, हम बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहीं भी हल्की डस्ट पड़ी, हाथ को ऐसे कर लिया, मलना शुरू कर देते हैं। कभी भी आइस को मलना नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसे ही बाइक पे जा रहा था, उसने सिर्फ ऐसे मल लिया। यकीन करें बाद में 3 महीने तक उसकी आइज नहीं ठीक हुई। 3 महीने उसे ट्रीटमेंट करवाना पड़ा अच्छा खासा, फिर जाके आइज ठीक हुई। यानी आप ठंडा पानी डाल रहे हैं आप आंखों के अंदर? बहुत है, ठंडा पानी डालें। सुरमा क्या करता था, अब आप पूरा दिन रहे और माओ ने अक्सर ना रात को सुरमा डालना होता जी। अब रात को सुरमा डाला या सुबह डाला, अब पूरा दिन अगर कोई आपके डस्ट कुछ भी पड़ा है, उसकी प्रोटेक्शन रहती थी। फिर उसके अंदर जो अज्जा है वो पट्ठों को ताकत देते थे। उसमें अज्जा क्या होते थे, मैंने खुद देखा है, वालदा बनाती होती थी, नानी में वो भी बनाती हैं। वो क्या करती थी, बादाम की गिरी को लेकर रगड़ाई करनी है अरके गुलाब में, फिर उसमें सुरमई की डली वो डालनी है, फिर जमजम का पानी डालना है, फिर उसमें काली मिर्च डालनी है। अब ये सारी चीजें जब आप रगड़ाई करते हैं तो बिल्कुल मिसल गुबार कर लेते हैं, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? एक तो आप देखेंगे जो लोग सुरमा डालते हैं आंखें बड़ी बड़ी खूबसूरत लगती हैं और चमकदार लगती हैं। तो मैं समझता हूँ सुरमा जो है इससे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो है ना बाद के सुरमे से आंखें खराब होती हैं, और आंखें अट्रैक्टिव बहुत लगती हैं, वाइट वापसी का सफर जो है ना वो भी अच्छा होता है। तो अगर हम ये सुरमे से हट गए हैं तो अगर इसका दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे मसाइल का। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। और यकीनन जी
हमें अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी है, नज़र की भी हिफाजत करनी है, और फिर जनाब अपना अपनी जो डाइट कद का भी बहुत ख्याल रखना हाँ है, जी। वो भी आपका तभी बढ़ेगा जब आपकी डाइट भी अच्छी होगी और आप ये चीज़ें जो हकीम साहब ने बताई हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान है। बहुत आसान। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, स्टे विद अस। व्यूअर्स, खूबसूरत, साफ और झुर्रियों से पाक स्किन हर इंसान की ख्वाहिश होती है, और आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में जैसे एक चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है कोलेजन बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट की। सादा अल्फाज में कहें तो कोलेजन एक ख़ास प्रोटीन है जो हमारी जल्द की अंदरूनी तह का तकरीबन 70 से 80% हिस्सा बनाती है और जल्द को ढलकने से रोक कर जवान रखती है। ताहम तिब्बी माहिरीन बताते हैं कि 25 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर कोलेजन बनने की रफ्तार हर साल 1% कम होने लगती है, जिससे चेहरे पर बारीक लकीरें और झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या पाउडर या सप्लीमेंट्स लेने से ये कमी पूरी हो सकती है या नहीं, ये हमारा सवाल है। बिल्कुल, और इसकी भरमार भी बहुत है और लोग इसका इंटेक भी बहुत ज़्यादा करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि इस पर डिस्कस किया जाए। और माहिरीन के मुताबिक जिस्म में कुदरती कोलेजन बनाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, जबकि धूप की तेज़ शुआएं, ज़्यादा चीनी और सिगरेट नोशी हमारे चेहरे के कोलेजन को तेज़ी से तबाह करते हैं। दूसरी तरफ बाज़ार में बिकने वाली क्रीम्स, जिसका हम आज पोस्टमार्टम भी करेंगे, माहिरीन के जी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कोलेजन पाउडर हो गया, सप्लीमेंट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, और क्लिनिकल ट्रीटमेंट से जल्द के लिए क्या बेहतर है, इसमें से क्या ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी चाहिए, और झुर्रियों से निजात कैसे मुमकिन हो सकती है, और जल्द की सेहत से जुड़े जितने भी सवालात हैं, जो भी मामलात हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ जल्द डॉक्टर सबा नासिर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का पाकिस्तान। सारे मसाइल तो आपने सुन लिए। अब ये कोलेजन हम नेचुरली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बॉडी में होता है, क्या ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, किस चीज़ का इंटेक करें तो हो सकता है, अदरवाइज़ ये सप्लीमेंट्स सेफ़ हैं? अच्छा हम ये आजकल ना बहुत ज़्यादा मार्केटिंग जो टेक्निक्स और आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में आजकल इन हैं। अच्छा, कोलेजन सबसे पहले समझना है कि ये है क्या। इट्स अ प्रोटीन। ये हमारी स्किन जब हम यंग होते हैं वो उसके अंदर हमारी स्किन के अंदर इतनी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में होता है कि हमारी स्किन फर्म प्लम्पी नज़र आ रही होती है, बेबी जैसी, जब तक हम अपने 25 से 30 साल तक की उम्र में होते हैं। फिर 25 साल के बाद जो है वो, जिस तरह आपने जिक्र किया कि 1% जो है कोलेजन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों ना हम उसी एज से अपने ऐसी डाइट को खुद सही रखें कि हमारा कोलेजन जो है वो नेचुरली बूस्टअप होता रहे। उसमें क्या है कि जब आप 20 to 25 तक होते हैं, अपनी रूटीन में, जिस तरह आपने विटामिन सी का जिक्र किया कि विटामिन सी जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है कोलेजन के साथ मिलके, वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। उसके बगैर आपका जो कोलेजन है वो सही से काम नहीं करता। तो हम क्यों ना ऐसे फ्रूट्स खाएं, हमारी सर्दियाँ जिस तरह आती हैं, इतने सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, ऑरेंजेस हैं, संतरे हैं, इसके अलावा आप बेरीज ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, और अपनी रूटीन में, अपनी डेली डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल करें। अंडे खाएं, दूध लें, मछली लें, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रोटीन को, हमने ना एक्चुअली अपनी बॉडी को कोलेजन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल हमने देना है कि ये ले बॉडी, आप ये खाएं और इससे अपना कोलेजन बनाएं। हाँ जी। अब आपने आगे जो बात की कि पाउडर्स की और ये जो चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इसमें क्या होता है कि जब अब वो इतनी मार्केटिंग आ गई और हर कोई ले रहा है, अब उसने करना क्या है। देखिए, एक तो स्टडीज़ हुई इसमें काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों को इससे बेनिफिट मिला, कुछ को नहीं मिला। और वैसे देखा जाए तो ये आपकी पॉकेट के ऊपर भी थोड़ा हैवी है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव, इसकी इवन टैबलेट्स एंड पाउडर्स भी हैं जो हैं एक्सपेंसिव हैं। अब ये क्या करते हैं, अगर आपने लेना भी है तो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में लें। हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म वो होती है जो इसके टूटे हुए पीसेस, मतलब आप जब कोलेजन ले रहे हैं वो प्रोटीन आपकी इस तरह एकदम जाके तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगी, उसने ब्रेक डाउन होना है। तो आपने वही हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ये कोलेजन लेना है, वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाके टूटता है, वो अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स में टूटता है, और उसके बाद भी आगे जाकर वो सिग्नलिंग देता है हमारे जिस्म को कि हमारी कोलेजन की प्रोडक्शन हो। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारा पीछे पाउडर का और इसका चल रहा होता है। अब इसमें डोज फिर आ जाती है कि हमने कितनी डोज में लेना है। डोज अक्सर जो हमारे यहाँ क्लिनिकल स्टडीज़ की गई हैं कि वो 5000 तक की जो डोज़ है, 5000 मिलीग्राम या 5 ग्राम आप इसको कह लें, उसमें सेफ हम रहते हैं। लेकिन कुछ उसमें होता है कि अगर आप 8 ग्राम तक चले जाते हैं तो उसमें आपकी स्किन के ऊपर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर आपने अपने LFTs को देखना है, आपने अपने RFTs मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट को देखना है कि अगर आपको कोई जिगर का मसला नहीं है, गुर्दों का मसला नहीं है, तो आप क्लिनिकल ट्रायल्स में हम ये चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन 4 ग्राम तक की। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका सोर्स क्या है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ इतनी
पायदार वो चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत से लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं कि डॉक्टर हमने ये बाहर से मंगवाया है, ठीक है, लेकिन उसमें आपने हमेशा देखना है कि मेरीन हो या फिर हमारा जो दूसरा होता है वो वाइन आता है, लेकिन उसकी आपने डोज को इस तरह कैलकुलेट करना है कि वो आपके लिए हार्मफुल भी ना हो। आप विद इन उसकी डोज में रख के अपने आप को, कोई साइड इफेक्ट्स हैं इसके? साइड इफेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की जिससे एलर्जी हो सकती है वो हो सकता है, कोई रिएक्शन आ सकता है, कोई जिस्म के ऊपर अर्टिक एरिया आ सकता है, लेकिन अभी तक इसके सीरियस हैजर्ड्स नहीं देखे गए। अच्छा सबा, हमें ये बताएं कि पिक एंड चूज वाला मामला है, हमें कोलेजन चाहिए भी तो हमें पूरी बॉडी के लिए नहीं चाहिए, हमें फेस के लिए चाहिए। हम उसके मास्क भी यूज कर रहे हैं जो कि खुद से एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि बस चेहरे पे कोई झुर्रियां ना आए, लाइनें ना आए, तो क्या ये सेफ हैं और क्या इनके रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं? अच्छा देखिए, कोलेजन जब हम फेस के ऊपर लगाने की बात करते हैं ना, तो उसका मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। वो सिर्फ एक मार्केटिंग, आपको मैंने बताया ना कि एक स्ट्रेटजीज हैं कि वो आपने बस कर लिया है और आपकी चीज़ सेल आउट हो जाए। उसका मॉलिक्यूलर साइज इतना बड़ा होता है, आप लगाएंगे वो तो आपकी एपिडर्मिस में ही चल रुक जाएगा। जब तक आपकी कोई चीज़ डर्मिस तक नहीं जाएगी आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो उसकी जगह अगर हम देखते हैं पेशेंट को, हाँ कि अब पेशेंट की स्किन जो है वो सैगी है, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो हम वाई नॉट टू गो विद द इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स जो आपकी टारगेटेड थेरेपीज़ की जाए। टारगेटेड थेरेपीज़ में डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर डाला जाए। हम आपने जैसा फेस का कहा ना, ऐसे नहीं है, हम हैंड्स पे लगाते हैं, हम हैंड्स पे कोलेजन प्रोडक्शन की बूस्टअप करते हैं, लोग पाँव पे करवाते हैं, नेक पे करवाते हैं, इन सब जगह पर आपका कोलेजन प्रोडक्शन के लिए आपके प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इवन आपकी जो फीमेल्स हैं, अगर दे वांट टू गो फॉर देयर टमी एंड ऑल दैट, वहाँ पर भी हम माइक्रोनीडलिंग इस तरह की प्रोसीजर्स उनको एडवाइस करते हैं कि आप करवाएं ताकि आपको कोलेजन। लेकिन मेन फोकस फेस ही हो आपका ज़्यादातर होता है। अगर ये तो हमने देख लिया प्रोसीजर्स वगैरह जिसने ना भी करवाने, नेचुरली क्या ऐसा हो सकता है कि कोलेजन की कमी हुई है और आपने डाइट से उसको बेहतर किया और फिर वो कमी पूरी हो गई? अच्छा, हम इसमें एक चीज़ आ जाती है कि हम अपनी रूटीन ही क्यों ना ऐसी रखें कि हमारे अंदर इस चीज़ की कमी ना आए, क्योंकि देखिए एक दफ़ा जब कमी हो जाती है फिर इन चीज़ों से ठीक नहीं होती, आपको उनके लिए किसी ना किसी प्रोसीजर्स या ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सन ब्लॉक लगाएं, ठीक है। सन ब्लॉक आपकी यूवी रेडिएशन जब आपने अपने आप को स्किन से बचा लिया ना, क्योंकि यूवी रेडिएशन ने क्या करना है, वो आपकी डर्मिस तक जाएगी, डर्मिस में जाके वो आपके कोलेजन की ब्रेक डाउन शुरू कर देती है। वहाँ पर वो ऐसे एंजाइम्स बना देती है, MMPs जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर जाके कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और झुर्रियाँ नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो व्हाई नॉट कि हम एक सिंपल सी रूटीन, हमने देखे जब हम यंग होते हैं, बच्चे यंग होते हैं 20 से 22 साल, हमने उनको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ नहीं उनके फेस के ऊपर लगाने के लिए देते हैं, बिकॉज स्किन जो है अभी बेबी स्किन है। व्हाई नॉट सिर्फ सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर बस, राइट। आप इसके साथ रखें और आप अच्छा, देखिए ये लोगों को पता कैसे चल जाता है कि इसके लिए कोई टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपका कोलेजन कम हो गया है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको लेनी चाहिए और वो लेना शुरू कर देते हैं, या फिर वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं? नहीं, आपकी फेस से पता चल जाता है ना, आपके वॉल्यूम जो है फेस का वो ढलक गया, आपकी फाइन लाइंस आ गई, रिंकल, आप हंसते हैं तो स्माइल लाइंस आ जाती हैं, हंसते हैं तो यहाँ पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही पता चल जाता है। नेज़ोलेबियल फोल्ड्स आपके इतने प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो समझ आ जाती है कि अब जो आपका कोलेजन है वो डिप्लीट हो गया। अब देखिए पेशेंट की एज अक्सर बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, मेरे पास पेशेंट 30-35 तक की एज में भी आती हैं जिनमें वॉल्यूम लॉस और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्या कि उनकी जो आप उनकी रूटीन पूछे ना, कभी सन ब्लॉक नहीं लगाया, प्रोटीन रिच फूड नहीं खाए हैं, कभी भी अंडा मछली और इस तरह की चीज़ें नहीं कि हमें, काफ़ी लोग अंडे से स्मेल आती है, हम दूध नहीं पी सकते, हमें स्मेल आती है। आप सिट्रस फ्रूट की तरफ नहीं, हम ऑरेंजेस नहीं खा सकते, हमारा गला ख़राब हो जाता है। जब आप इस तरह की रूटीन में अपनी चीज़ें नहीं रखेंगे। डॉक्टर साहिबा, वक्त की कमी है, लास्टली बता दीजिएगा, चलें डाइट भी बेहतर कर ली, स्किन केयर भी कर लिया, हर चीज़ कर ली, अगर इन केस सप्लीमेंट्स खाने ही पड़ गए तो किस फॉर्म में खाएं, पाउडर फॉर्म में खाएं, तो क्या क्वांटिटी और किस एज से शुरू करें तो सेफ है? अच्छा, आपने एक तो अपना देखना 30 आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पाउडर फॉर्म में लेना है तो आपने हमेशा उसकी वो देखनी है, डोज देखनी है कि वो किस डोज तक का है। 400 mg में 4000 mg में ज़्यादातर आ रहे हैं, यानी कि 4 ग्राम। आप उसका 1 स्पून जो है वो रोज़ाना अपना उसके पानी के अंदर मिक्स करें और लें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल जी, ये आपको अब आपके तमाम सवालात के जवाब मिल गए होंगे कि कोलेजन अगर जो हल्की है फुल्की आ रही है तो बस एहतियात इसका बंदोबस्त जो है वो आपने किस तरह करना है, इसकी कमी को दूर किस तरह करना है। इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।